सर अभी से जा रहा है, अभी से जा रहा है, 10 मिनट है अभी तो 1:05 हुई है। आपकी है अभी क्लास? हाँ और बताओ। ये 6 तारीख को अप्रैल मई की सैलरी सबकी अपडेट कर दी थी 6 तारीख को। कुछ लोगों ने देख ली, फिर 1 घंटे बाद ऑफ कर सकता है। तभी वो क्या वो था ना सचिन, वो कह रहा था। अच्छा, आपसे किसने कहा है? जिन लोगों ने देखा हाँ और मतलब सैलरी आई है किसी की 4 दिन की, किसी की 6 दिन की, किसी की 10 दिन की मैक्सिमम है अप्रैल मई में फिर थोड़ी ज़्यादा है ये। हाँ तो उसमें क्या है, वो किसी ने देख लिया था वो। काफ़ी लोगों ने देख लिया, हाँ हटा दिया फिर उसको है। फिर हटा दिया, 1 घंटे रखा था। अपना तरीका बताया, अपना तरीका को अपडेट करेंगे। चल क्या रहा है पता नहीं क्या चल रहा है, अपने भी रोज रोज ये बात करते हैं। अब उसमें ये ना सर यूँ कहें पेशेंस रखो, कैसे रखें पेशेंस, क्या रखें पेशेंस बताओ। सर ये तो मुझे ये बोल नहीं रहा कि तुम कर लो जो तुम्हें करना है, या तो वो अपने आप में ये बोल रहे हैं अपने से क्या करेंगे साले, कर लो जो करना है, तुम्हारे में दम हो जो कर लो, मेरे में दम है तो मैं नहीं दे रहा, मेरे में दम है जो मैं नहीं दे रहा। तुम्हारे में दम है तो कर रहा हूँ यार, हाँ और तुम्हारे दे भी नहीं रहा, क्योंकि तुम कर कोशिश रहे भी हो। कर रहा हूँ। तुम्हारे में दम है तो तुम कर लो जो तुम्हें दम है। भाई 55 चलो मिलोगे इसके बाद, मिलोगे इसके बाद। हाँ, इसके बाद हमने जो 2 है मैं तो 2 लेने में थक जाता हूँ आजकल यार, 2 लेने में। मैंने तो शुरू भी एक वीडियो तो बनाया था कल पहले बनाया था स्टार्ट। मैंने एक वीडियो। अच्छा, कल का तो ध्यान कल शायद नहीं बनाया। लगा दिएगा वो, टाइम है अभी तो 2 मिनट। सेल चेंज करें। नहीं नहीं डाउन हो सकती है, नहीं इधर इसमें स्क्रीन पे दिख जाता है, पलटी तो डाउन हो रहा है, हो जाएगा तो कम दिख रहा है ना, बहुत कम दिख रहा है।
गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आवाज आ रही है मेरी? आगे कंटिन्यू करते हैं हम। पहले डिस्कस कर लेते हैं आज है ना थोड़ा। मैंने सवाल दे रखे थे, आपको नंबर भी लिखाए थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं अपन है ना। तो कुछ सवाल मैंने पहले से दे रखे थे आपको ना, और कुछ नंबर भी मैंने लिखाए थे आपको, उनको डिस्कस करना है अपने को ना। तो एक तो मैंने मैथ्स द कॉलम 2 दिया हुआ है आपको शायद है ना, मैथ्स द कॉलम 2। मैथ्स द कॉलम 2 से स्टार्ट करते हैं हम। मैथ्स द कॉलम 2 दिया हुआ है शायद मैंने आपको ना। तो लास्ट टर्म पे जो नंबर लिखा थे ना मैंने, उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं बस फिर हम। मैंने शायद बोला था आपको एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 18 शायद हम कर चुके थे, 19, 20, 21 करना था हमें ना। और उसके बाद एक्सरसाइज 3 के कुछ सवाल दिए थे मैंने। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 के दिए थे और एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 के दिए थे मैंने। तो एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 से स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 18 हम कर चुके थे, 19 से करते हैं स्टार्ट। तो 19 वाला हो गया होगा, 19 वाले में दिक्कत नहीं आई होगी ना। उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके सिग्मा के फॉर्मूले लगा देंगे और उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और टर्म बाई टर्म कंपेयर कर लेंगे ना। वो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ सिग्मा आर इजिकल टू 1 से लेकर क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है शायद, एन, और वो लिखा हुआ आर इंटू आर प्लस 1 और इंटू 3R 2R+3। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, इससे आर क्यूब आ जाएगा, आर स्क्वायर का टर्म आएगा और सिंगल आर का टर्म आ जाएगा। तो सिग्मा को अलग अलग अप्लाई कर देंगे। तो कैलकुलेट करने पर बेसिकली ऐसा आ जाता है 3n⁴ प्लस 16n³ प्लस 27n² प्लस 14n/6, ये ऐसा आ जाता है ना। मतलब कंपेयर कर लेंगे ना, वो डिग्री 4 का एक्सप्रेशन दे रखा है तो उससे आ जाएगा a इजिकल टू कोफिशिएंट ऑफ n⁴ तो 1/2 आ जाएगा। b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ n³, तो कोफिशिएंट ऑफ n³ अगर मैं निकालूंगा तो 8/3 आ जाएगा। c का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ n² तो वो 9/2 आ जाएगा ना। और d का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ n, तो d आ जाएगा हमारे पास 7/3। और e का मतलब है कांस्टेंट टर्म, लेकिन कांस्टेंट टर्म यहाँ होगी नहीं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ n या नहीं आएगा, तो e बराबर 0 आ जाएगा, e इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। ऐसे कंपेयर करके निकाल लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं अपन। 20 को अगर हम देखें तो हमें रूट दिए हुए इसके ना, रूट इसके पॉजिटिव है हमारे पास, और x⁴ माइनस 8x³ प्लस ax² माइनस bx एंड प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसके रूट 4 हैं, बाई क्वालिटी के हमारे पास ही, तो 4 रूट इसके होंगे हमारे पास। बाई क्वालिटी का मतलब 4 रूट्स होंगे ना। एक रूट इसका अल्फा मान लिया हमने, एक बीटा मान लो, एक गामा मान लो और एक डेल्टा मान लो। ये 4 रूट इसके हैं हमारे पास। तो एक तो मैं इससे इनका सम निकाल सकता हूँ और यहाँ से निकाल सकता हूँ इनका प्रोडक्ट। तो अगर मैं इन सबका सम निकालूंगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ये आ जाएगा हमारे पास 8। और अगर इन सबका प्रोडक्ट निकालूंगा तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आ जाएगा 16।
अब सिंस ये सारे पॉजिटिव है और इनका सम भी हमारे पास है और इनका प्रोडक्ट भी हमारे पास है, सम हमारे पास है, इसलिए इन 4 रूट का मैंने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया और अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हम इन सबको ऐड कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इनका जो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। 8/4 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब हमारे पास इनका प्रोडक्ट भी है ना, तो ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। पहले सबको मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और पावर लगा दिया 1/4, तो आ जाएगा 16 टू द पावर 1/4, ये 2 आ जाएगा। तो सिंस 4 नंबर पॉजिटिव है और इन 4 पॉजिटिव नंबर का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर आ रहा है, इनका एम और जीएम बराबर आ रहा है, और अगर नंबर का एम जीएम बराबर आ रहा हो इसका मतलब सारे नंबर के यहाँ बराबर है, अल्फा बराबर, बीटा बराबर, गामा बराबर, डेल्टा है। अब सारे बराबर है और इन सबका सम 8 के बराबर है, तो हर इंडियल रूट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी इसके 4 रूट मालूम पड़ गए हमें, इसका एक रूट 2 है, इसका दूसरा रूट भी 2 के बराबर है, ये भी 2 के बराबर है और ये 2 के बराबर है। अब ए और बी को निकालना है तो ए और बी को निकाल सकते हैं अपन। ए और बी को निकालेंगे, ए को निकालने के लिए क्या करेंगे? वी विल कंसीडर सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, और बी को निकालने के लिए वी विल राइट सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, और इन सबको सिखा रखा है मैंने निकालना आपको, तो उससे ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा, दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, ए और बी दोनों निकाल लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं, 21 पर। तो 21 में दिया हुआ है कि A1 A2 A3 किसी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, और उसकी फर्स्ट एन टर्म का सम भी दिया हुआ है ना, SN दिया हुआ है ना, SN इज टू AN क्यूब, आगे लिखा हुआ है BN², फिर आगे लिखा हुआ है CN, और n दिया हुआ है कि n नेचुरल नंबर है। ऑब्वियस सी बात है n नेचुरल नंबर है, अगर ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये n नेचुरल नंबर है ना, और हमें x और y निकालना है बेसिकली, और वो दे रखा है A1 + A3 माइनस x टाइम्स ऑफ A2 अपॉन y, ये दिया हुआ है हमें, और हमें x और y कैलकुलेट करना है ना। A1 का मतलब सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है, A3 का मतलब सीक्वेंस का थर्ड टर्म है, और A2 का मतलब सीक्वेंस का सेकंड टर्म आ जाएगा। तो बेसिकली या तो क्या करें, हम इस Sn से Tn निकालें, या तो Sn से Tn निकालें, और Tn में n को 1 रख देंगे तो T1 आएगा, T1 का मतलब A1 आ जाएगा, n को 2 रखेंगे तो T2 आएगा, मतलब A2 आ जाएगा, n को 3 रखेंगे तो T3 का मतलब A3 आ जाएगा। तो Tn निकाल लो, Sn माइनस Sn-1 का यूज करके Tn निकाल लो। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन चाहें तो, मैंने n को 1 रख दिया है, n को 1 रखने पर क्या आ गया? S1, और S1 का मतलब आ गया A + B + C, और S1 का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, मैंने बताया भी था एक बार आपको, तो ये फर्स्ट टर्म आ गई, यानी A1 की तो वैल्यू आ गई हमारे पास, A1 आ गया इन टर्म्स ऑफ ABC, कैसा आ गया? अब n को 2 रख दो एक बार, n को 2 रखूंगा तो आएगा S1 S2, और y आएगा 8A + 4B और +2 टाइम्स ऑफ C। लेकिन S2 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब इसका मतलब है A1 + A2, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म का मतलब ये हो गया A1 + A2। अब A1 तो आपको दिया हुआ है, A1 कितना है? A + B + C, इस A1 को इंटरचेंज कर लो, उससे A2 की वैल्यू आ जाएगी, और A2 आ जाएगा 7A + 3B और +C, ये सेकंड टर्म आ गया ना। अब A3 निकालने के लिए क्या करो? n = 3 रख दो, और अगर n = 3 रखोगे तो S3 आएगा, S3, और S3 का मतलब A1 + A2 + A3, बट वी नो द वैल्यू ऑफ A1 + A2, तो A1 + A2 को रख देंगे वहां, इंटरचेंज कर देंगे और उससे A3 आ जाएगा। तो अगर आप A3 निकालेंगे तो A3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 19A, A3 आ जाएगा 19A + 5B और +C, ये A3 आ जाएगा। अब हम चाहते हैं भाई A1 + A3 और A2 को हम x से मल्टीप्लाई करें, और ये जो पूरी वैल्यू है ये a के बराबर आ जानी चाहिए ना। तो ये तो ऐसा कर सकते हैं, एक तो भाई A1 मेरे पास है, इस A1 को रख दो, A3 को रख दो और A2 को रख दो, और उनको रखने के बाद कुछ A का कोफिशिएंट आएगा, कुछ B का कोफिशिएंट आएगा और कुछ C का कोफिशिएंट आएगा। तो B के कोफिशिएंट को क्या करेंगे? 0 कर देंगे, और C के कोफिशिएंट को भी क्या करेंगे? 0 करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि A का टर्म आए, तो जो भी B का कोफिशिएंट आएगा उसको 0 कर देंगे और C के कोफिशिएंट को 0 कर देंगे। उससे x और y में 2 इक्वेशन आ जाएंगी, उनसे x और y की वैल्यू आ जाएगी, और उस x और y की वैल्यू पर ये भी चेक कर लेंगे तो उससे a आ जाएगा 1, उससे जो a का कोफिशिएंट आएगा 1 आ जाएगा। ये तो इतना प्रयास करें, या अपन सिंपली क्या करें भाई A1 + A3 तो करना ही है, तो पहले A1 + A3 निकाल लो आप। A1 + A3 दिख रहा है अपने को, तो व्हाट इज A1 + A3? अगर मैं A1 को और A3 को ऐड करूंगा तो व्हाट वी गेट? 20 टाइम्स ऑफ A, 20A + 6B और +2C। अब हम चाह रहे हैं भाई A2 को, इस A2 को किसी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें, यानी किसी से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो A आना चाहिए, बस A आना चाहिए, B और C का टर्म कैंसिल हो जाना चाहिए। अब यहाँ 6B + 2C है,
तो ऑब्वियस सी बात है a2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर आप a2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, a2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप 2a2 कैलकुलेट करोगे तो 2a2 से कितना आएगा, यह आ जाएगा 14a प्लस 6b और प्लस 2c आ जाएगा। और जैसे ही इस a1 प्लस a3 में से अगर आप 2a2 को माइनस कर दोगे तो b और c का टर्म 0 हो जाएगा ना। यानी हम बोल सकते हैं कि a1 प्लस a3 और माइनस का 2 टाइम्स ऑफ a2 विल कम आउट टू बी 6 टाइम्स ऑफ a, क्या आ जाएगा 6 है। जबकि हम चाहते हैं वो तो a के बराबर आए, व्हाट a इज दिस, a ऐसा आ जाएगा ना। तो x बराबर तो 2 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। x बराबर 2 आ गया और y इक्वल टू 6। बस इसको चेक कर सकते हैं हम, जो भी आपको ऑप्शन चेक करने हैं उन ऑप्शंस को निकाला जा सकता है। इसके बाद अपन जो है वो मैंने जो लास्ट, हालांकि कॉम्प्रेंशन नंबर 1 दे रखा है मैंने आपको ना, कॉम्प्रेंशन नंबर 1 भी दिया हुआ है मैंने, कॉम्प्रेंशन नंबर 2 भी दिया हुआ है ना। डिस्कस कर लेते हैं इनको, मेरे साथ दे रखा है मैंने दोनों आपको, कॉम्प्रेंशन नंबर 1 कॉम्प्रेंशन नंबर 2 दोनों दे रखे हैं। तो कॉम्प्रेंशन नंबर 1 पर आते हैं ना। 1 तो हो जाता है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। 1 में हम कैलकुलेट कर लेंगे, अगर वो gn माइनस एफ ऑफ एन निकालेंगे, gn माइनस एफ ऑफ एन, तो उनको कैलकुलेट कर लेंगे ना। तो gn हमें दे रखा है और अगर मैं gn माइनस का एफ ऑफ एन कैलकुलेट करूंगा तो ये कैलकुलेट करने पर आता है हमारे पास n माइनस वन, ये आता है n माइनस वन इंटू एन और इंटू एन प्लस वन आ जाता है ना, अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है हमारे पास 3, ये ऐसे लिखा हुआ है ना। अब पता ये लगाना है हमें कि एवरी इवन नेचुरल नंबर निकालना, इवन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स दिस फॉर एवरी लिखा हुआ है फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी 2 या 2 से बड़े एवरी नेचुरल नंबर को अगर मैं रखूं तो ये इवन नंबर बताना है जिसको डिवाइड कर दे फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू। अब अगर मैं n बराबर 2 रखूंगा ना, देखो n बराबर 2 रखूंगा तो n बराबर 2 पर ये कितना आ जाएगा, ये 3 बन जाएगा, 2 पर ये 2 आ जाएगा, n बराबर 2 पर ये 2 आ जाएगी, यानी n बराबर 2 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू gn माइनस fn की वैल्यू gn माइनस fn बराबर 2 आ जाएगा। अगर मैं n को 2 लेता हूं तो, अगर मैं n बराबर 3 लूंगा तो 3 पर ये क्या बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा। अगर मैं n को 3 लूंगा तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 2 8 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 8। अगर मैं इनको 4 लेता हूं तो 4 लेने पर कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 और 5 ये 20 आ जाएगा ना। तो हम देख रहे हैं फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी gn माइनस fn को कौन सा इवन नेचुरल नंबर n की इस तरह की ऑल वैल्यूज के लिए डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड करेगा है ना। हम आंसर में ऐड नहीं बोल सकते क्योंकि अगर मैं n बराबर 2 लूंगा इस एक्सप्रेशन के लिए 2 भी आ सकती है, इस एक्सप्रेशन के लिए 8 भी आ सकती है, इसके लिए 20 भी आ सकती है, यानी कौन सा इवन नेचुरल नंबर इसको इस तरह की ऑल वैल्यूज पे डिवाइड करेगा, दैट इज n बराबर 2। वो इवन नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 2 होगा, यानी 2 ऐसा इवन नेचुरल नंबर है जो इस एक्सप्रेशन को इस तरह की एवरी वैल्यू पर डिवाइड कर सकता है। या हम कुछ भी रखें, जो भी वैल्यू इसकी आएगी 2 ऐसा इवन नेचुरल नंबर है जो इसको ऑलवेज डिवाइड कर देगा ना। ऐसे अब वो सेकंड ऑप्शन चेक करना है ना, तो सेकंड ऑप्शन को मैनिपुलेट किया होगा आपने ना, और सेकंड को अगर हम मैनिपुलेट करेंगे तो मैनिपुलेट करने पर ऐसा आ जाता है वो एफ ऑफ एन प्लस 3 टाइम्स ऑफ जी ऑफ एन और फिर आगे लिखा हुआ है एच ऑफ एन, ये ऐसा लिखा हुआ है एच ऑफ एन। और अगर ये सिंप्लीफाई करेंगे आप तो कुछ तो कॉमन आ जाएगा शायद इसमें मेरे हिसाब से ना, तो कॉमन आने पर ये ऐसा आया था n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 और ये ऐसा आ जाएगा 1 प्लस 2n प्लस 1 1 प्लस 2n प्लस 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1, ऐसा लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा ना। तो लिखा हुआ है दिस इज डिविजिबल बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, किसके लिए डिवाइड करेगा, n की ऑड वैल्यू के लिए डिवाइड करेगा, इवन के लिए डिवाइड करेगा, या n की ऑल नेचुरल वैल्यू के लिए डिवाइड करेगा। अब देखो हमें ये पता लगाना है कि ये जो एक्सप्रेशन है उसको इससे डिवाइड करना है। बेसिकली क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है और ये ऐसे लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो ध्यान से देखें भाई, ये जो सम है इस सम की वैल्यू और इस सम की वैल्यू बराबर है ना, तो ये क्या है, ये एक नेचुरल नंबर ही तो है भाई। अगर मैं नेचुरल नंबर्स को ऐड करूंगा तो उनका सम क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा, यानी ये भी एक नेचुरल नंबर ही है, यानी बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी ये जो वैल्यू है ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो हम देख रहे हैं हम इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन आया है बेसिकली इसका क्या आया, इंटीजर मल्टीपल आया है ना, यानी एन कोई सा भी नेचुरल नंबर हो ये क्या आएगा, एक इंटीजर ही तो आएगा, क्योंकि हमें लग रहा है 2 से डिवाइड कर, ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, हमें लग रहा है ये इंटीजर नहीं है लेकिन ये इंटीजर ही है। एन नेचुरल नंबर हमारे पास है और ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम है ना, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम, तो ये पूरा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ये पूरा एक नेचुरल नंबर है। और हम देख रहे हैं दिस एक्सप्रेशन इज
नेचुरल मल्टीपल ऑफ दिस, नेचुरल मल्टीपल ऑफ दिस, यानी ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये इस एक्सप्रेशन का, इस सम का ही क्या है, नेचुरल मल्टीपल है। यानी ये एक्सप्रेशन ऑलवेज इससे क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी n की कोई भी नेचुरल ले, दिस विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय दिस, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज नेचुरल मल्टीपल ऑफ दिस सम। मेरी बात समझ में आ गई ना? इसलिए n की कोई भी नेचुरल ले वो इसको डिवाइड करेगा करेगा, ये एक्सप्रेशन इसको ऑलवेज क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इसी का क्या है, नेचुरल मल्टीपल लिखा हुआ है ना। कंप्रेशन नंबर 2 पर आ जाते हैं अपने ना। तो कंप्रेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है हमारे पास 4n+1 टर्म्स हमारे पास है, 4n+1 टर्म्स, 4n+1 टर्म्स हमारे पास है। एक सीक्वेंस है उसमें टर्म्स है 4n+1, t1 है, उसमें t2 भी है, उसमें tn+1 भी है, t2n भी है ना, t2n और t2n+1, फिर t2n+2 भी होगा, उसमें t2n+3 भी होगा और t4n+1 है ना। टर्म्स आ गई 4n+1, यानी टर्म्स काउंटिंग में ऑड है ना, ये टर्म्स ये काउंटिंग में ऑड है। ये फर्स्ट 2n टर्म्स हमारे पास है ना, ये फर्स्ट 2n टर्म्स हमारे पास है, ये फर्स्ट 2n टर्म्स है। आगे क्या लिखा हुआ है, सीक्वेंस ऑफ 4n+1 टर्म्स इन विच फर्स्ट 2n+1 टर्म्स, फर्स्ट 2n+1, ये हो गई फर्स्ट 2n+1 टर्म्स। भाई ये शुरुआत की 2n हो गई और ये लास्ट की 2n हो गई, तो 2n और 2n 4n और एक टर्म ही हो गई 4n+1, ये फर्स्ट 2n+1 टर्म हो गई। और अगेन यहां से यहां तक ये हो जाएंगी लास्ट 2n+1 टर्म्स हो जाएंगी, लास्ट 2n+1 टर्म्स। अब ये फर्स्ट 2n टर्म्स हमें एपी के अंदर है और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 के बराबर दिया हुआ है ना। जो लास्ट यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये लास्ट 2n+1 टर्म्स हो गई, ये जीपी के अंदर दे रखी है मैं, और जीपी का जो कॉमन रेशियो 1/2 दे रखा है ना। और ये जो सीक्वेंस है ये इस सीक्वेंस का मिडिल टर्म है, ये जो 4n+1 टर्म्स है ये इस सीक्वेंस का मिडिल टर्म है ना। जो भी सवाल में जानकारी थी सब मैंने लिख दी है ना। अब देखते हैं हमें दिया हुआ है तो मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस निकालना है, एक तो हमें इस सम को कैलकुलेट करना है और एक हमें फर्स्ट सम ऑफ द सीक्वेंस निकालना है, यानी फर्स्ट सम को निकालना है। अब हम देख रहे हैं भाई यहां से यहां तक जो टर्म्स है, यहां से यहां तक t1 से लेकर t2n+1 ये सब एपी के अंदर है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस जी के बराबर है, यानी ये एपी का फर्स्ट सम हो गया। हमने इस t1 को a एज्यूम कर लिया, मान लिया भाई t1 = a है, तो एक तो मुझे a कैलकुलेट करना है और एक मुझे ये जो सीक्वेंस है पूरा सीक्वेंस इसका मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म निकालने का मतलब ये मिडिल टर्म क्या है, और हमें सवाल में एक जानकारी और दे रखी है जो मैंने नहीं बताई अभी आपको, जो लिखा हुआ था हमारे पास कि एपी का मिडिल टर्म और जीपी का मिडिल टर्म सेम है ना, एपी का मिडिल टर्म इज सेम है जीपी का मिडिल टर्म, लिखा हुआ है ना, एंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी एंड जीपी आर इक्वल। अब देखो एपी में टर्म्स कितनी है, ये जो टर्म्स एपी की हैं ये हमारे पास n+1 टर्म्स हैं, ये n+1 टर्म्स है, n+1 टर्म्स। और अगर मैं यहां से काउंट करूंगा ये टर्म्स भी कितनी है, ये भी n+1 है ना। एक टर्म 2 बार काउंट कर ली मैंने, आपको लगेगा भाई टर्म्स जो है नहीं, ये हमारे पास है 2n+1 टर्म्स, दीज आर 2n+1 टर्म्स, और ये भी कितनी है 2n+1 टर्म्स है, तो लगेगा टर्म्स 4n+2 हो गई। लेकिन इस टर्म को 2 बार काउंट किया है हमने ना, इसे टर्म्स 4n+1 ही है ना। अब ये जो 2n+1 टर्म है इसमें एपी का मिडिल टर्म निकाल लो, एपी का मिडिल टर्म। अब 2n+1 टर्म्स है यानी ऑड है, मिडिल टर्म एक ही होगा ना, यानी n टर्म शुरुआत में आएंगे n टर्म्स, लास्ट में आएंगे n टर्म्स, n और n तो कितनी होगी 2n हो गई, और जो शुरुआत की n है उन n के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा यानी वो मिडिल टर्म आ जाएगा, यानी n+1 टर्म एपी का n+1 टर्म मिडिल टर्म आएगा, यानी बोल सकते हैं भाई n+1 टर्म ये एपी का मिडिल टर्म आ जाएगा। अब हम देखें भाई अगर ये टर्म 2n+1 है इसको फर्स्ट टर्म मान रहे हैं हम, और अगर टर्म्स 2n+1 है तो n+1 टर्म यहां से स्टार्ट करके n+1 टर्म एपी का मिडिल टर्म आ गया। अब यहां से देखें भाई यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जीपी बन रही है, ये जीपी का फर्स्ट टर्म है, ये जीपी का फर्स्ट टर्म, और अगर ये टर्म्स भी 2n+1 है तो जो यहां से अगर मैं स्टार्ट इसको फर्स्ट टर्म बोल रहा हूं और इसको बोल रहा हूं t2n+1, ये फर्स्ट टर्म और ये t2n+1 टर्म, क्योंकि टर्म्स कितनी है यहां से यहां तक टर्म्स हमारे पास है 2n+1, तो अगर ये भी 2n+1 है तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करके n+1 टर्म निकालूंगा तो वो n+1 टर्म भी क्या आएगा, जीपी का मिडिल टर्म आएगा, n+1 भी, यानी एपी का मिडिल टर्म जीपी का मिडिल टर्म बराबर है ना, मिडिल टर्म ऑफ एपी मिडिल टर्म ऑफ एपी इज इक्वल मिडिल टर्म ऑफ जीपी। एपी का मिडिल टर्म और जीपी का मिडिल टर्म बराबर है ना,
एपी का मिडिल टर्म निकालें, जीपी का मिडिल। अब एपी का मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? हमने पता लगा लिया भाई n+1 टर्म जो होगा एपी का मिडिल टर्म होगा। और अगर मैं इसको जीपी का फर्स्ट टर्म बोलूं तो इसको फर्स्ट टर्म मानते हुए मैं यहां से n+1 टर्म निकाल लूंगा, इसको फर्स्ट टर्म मानते हुए, इसको फर्स्ट टर्म मानते हुए यहां से मैं n+1 टर्म निकाल लूंगा, वो जीपी का मिडिल टर्म आ जाएगा। तो पहले एपी का मिडिल टर्म लिखता हूं मैं। एपी का मिडिल टर्म का मतलब n+1 टर्म a+nd, क्योंकि एपी का फर्स्ट टर्म हम ए बोल रहे हैं ना। अब देखो ये जीपी का फर्स्ट टर्म है, जीपी का फर्स्ट टर्म, ये जीपी का फर्स्ट टर्म है, लेकिन एपी का क्या है? लास्ट टर्म है। तो हम देख रहे हैं भाई t2n+1 को क्या लिख सकता हूं मैं? t2n+1 को मैं लिख सकता हूं t2n+1 इज इक्वल टू a प्लस n d d। मेरी बात समझ में आ गई ना? यानी एपी का लास्ट टर्म हो गया है, एपी का 2n+1 टर्म निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म एपी का हमने a एज्यूम कर रखा है, टर्म का नंबर कितना हो गया? एक कम आएगा 2n, और d क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया ना। यानी लेकिन ये जीपी का फर्स्ट टर्म हो गया है, जीपी का फर्स्ट टर्म। अब मैं यहां से स्टार्ट करके जीपी का इसको फर्स्ट टर्म मानते हुए मैं जीपी का n+1 टर्म निकाल रहा हूं, जीपी का n+1। तो जीपी का फर्स्ट टर्म तो ये हो गया, और अगर मैं n+1 टर्म निकाल रहा हूं तो r की पावर n इंटू r की पावर n। मेरी बात समझ में आ गई शायद आपको ना? जहां t2n+1 का मतलब ही मुझे पता है, t2n+1 का मतलब है एपी की लास्ट टर्म, एपी की लास्ट टर्म, यानी एपी का 2n+1 टर्म निकाल रहे हैं, तो एपी का फर्स्ट टर्म, और डी लिख दिया इसको, ये आ गया a+4n, क्योंकि डी बराबर हमें दे रखा है, डी बराबर 2 दे रखा है, बस यहाँ रख दो उसको, a+2n, डी बराबर 2 है ना। ये एपी का मिडिल टर्म हो गया, और ये हम जानते ही हैं, ये क्या लिखा हुआ है? ये सामने लिख दिया मैंने a+4n, व्हाट इज r इज 1/2 होल पावर n। यहाँ से मैं a कैलकुलेट कर लूंगा। क्या आप यहाँ से a निकाल सकते हैं? क्या आप यहाँ से a निकाल सकते हैं? यस, आपका आंसर है यस। तो यहाँ से a निकाल लेंगे। अगर यहाँ से a निकालूंगा तो मुझे मिडिल टर्म, हमें क्या मिल जाएगा? फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, और उस a की वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगा, उस a की वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगा। उससे क्या मिल जाएगा? जो सीक्वेंस है उसका मिडिल टर्म मिल जाएगा। यही उस पूरी सीक्वेंस का क्या मिडिल टर्म है ना। यहाँ से मैं a निकाल लूंगा तो हमारे पास आ जाएगा सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, और इस a की वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगा, और ये क्या आ जाएगा? ये उस गिवन सीक्वेंस का मिडिल टर्म आ जाएगा, गिवन सीक्वेंस का मिडिल टर्म। दोनों आंसर आ जाएंगे ना, ए आते ही वो भी आ जाएगा मिडिल टर्म ऑफ सीक्वेंस। इसके बाद एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 तो हो जाता है आसानी से ना, मतलब उसको निकाल सकते हैं। इस तरह का हमने सीक्वेंस का सम याद भी रख रखा है ना, हिट एंड ट्रायल से भी निकाल सकते हैं इसको, वरना एक सम मैंने याद करने के लिए बोल रखा है आपको, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, उसका यूज करके भी निकाल सकते हैं। एक एपी दे रखी है हमें, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी एक एपी है उसकी फर्स्ट एन टर्म का सम दे रखा है cn स्क्वायर के बराबर, और हमें निकालना है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज एन टर्म्स। यानी ये एपी है, उसका कुछ फर्स्ट टर्म होगा, उसका कुछ सेकंड टर्म होगा, उसका कुछ थर्ड टर्म होगा, उसका कुछ nth टर्म होगा। यानी आपको इन सबका सम दिया हुआ है ना, और इन सबका सम मेरे पास Sn है, और आपको इन सबका सम दिया हुआ है Sn इज इक्वल टू Cn स्क्वायर के बराबर। ये तो आपको दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज एन टर्म्स। हमें ये कैलकुलेट करना है, t1 स्क्वायर प्लस का t2 स्क्वायर प्लस का t3 स्क्वायर और प्लस का tn स्क्वायर, हमें ये कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करना, इसको मैंने एज्यूम कर लिया s, भाई Sn तो क्या हो गया? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हो गया, ये मुझे कैलकुलेट करना है। इसको लिख सकता हूं मैं ऐसे, सिग्मा सिग्मा tn स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं सिग्मा tn स्क्वायर। हम चाहते हैं t1 स्क्वायर ही बन जाए, n बराबर 1 से n बराबर n लिख सकता हूं। अगर मैं n को 1 लिखूंगा तो ये t1 का स्क्वायर बन जाएगा, t2 का स्क्वायर बन जाएगा, t3 का स्क्वायर, tn का स्क्वायर बन जाएगा। इसके लिए मुझे tn चाहिए। क्या मैं इस Sn से tn निकाल सकता हूं? यस, हम जानते हैं tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। और अगर इसको सोल्व करूंगा, Sn मेरे पास है ही सही, अगर मैं n की जगह n माइनस 1 रख दूंगा तो ये आ जाएगा, इससे आ जाएगा C2n माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करने पर ही आ जाएगा। तो tn आ गया हमारे पास, और tn अगर आ गया तो tn का स्क्वायर भी आ जाएगा ना, tn अगर आ गया तो tn का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? सिग्मा n बराबर 1 से लेकर n बराबर 1 से लेकर n। और हम ध्यान से देखें tn का स्क्वायर, tn इसका, अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो इसकी स्क्वायरिंग करने पर क्या आएगा? c स्क्वायर इंटू 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर आपने वो सम याद रख रखा होगा तो आपको आसान रहेगा, नहीं याद रखिएगा तो कोई बात नहीं, फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी ना। इसको ध्यान से देखें, मैंने c स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, और ये क्या बनेगा? अगर मैं n को 1 रखूंगा तो 1 स्क्वायर, ये बनेगा 3 स्क्वायर, ये बनेगा 5 स्क्वायर, और ये बनेगा 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये सवाल मैंने क्लास में करा रखा है आपको ना, और इसका आंसर आता है n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3। c स्क्वायर की जगह c रहेगा, या इसका आंसर आ जाता है हमारे पास n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3। ये याद होगा आपको, मैंने बोला था याद रखने के लिए आपको। नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, वैसे निकाल लेंगे जैसे निकाल के बता रखा है आपको, क्लास में करा रखा है ना मैंने आपको, याद होगा आपको, मैंने क्लास में करा रखा है ना।
तो सम को याद रखने का एडवांटेज मिल गया आपने को। नहीं याद होता तो मैंने जो क्लास में कराया उसको कॉपी कर लो, आप वहां से पूरा निकाल सकते हैं ना। अब देखो अपन ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी निकाल सकते थे ना, हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी निकाल सकते थे, ये सिस्टमेटिक वे हो गया ना। हमें दिया हुआ है कि भाई एपी है, उसकी फर्स्ट एंड टर्म को ऐड करने पर ही आ जाएगा, और हमें उसकी टर्म्स का स्क्वायर चाहिए ना, टर्म्स का स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, यहां से n बराबर 1 रख दिया, तो s1 आ गया, और वो आ गया c, और s1 का t1 हो गया। n को 2 रखता हूं मैं, n को 2 रखने पर क्या आ जाएगा, s2, मतलब आ जाएगा हमारे पास 4c आ जाएगा, और इसका मतलब क्या होता है t1 प्लस t2, तो उससे t2 बराबर कितना आ गया, 3c आ गया ना। अब हमें निकालना था उसकी दो टर्म, ये मैंने दो टर्म निकाल ली, हमें निकालना है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। तो हमने हिट एंड ट्रायल लगाने के लिए हमने बस ये कैलकुलेट कर लिया, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, हमने बस ये, यानी n बराबर 2 ले लिया हमने, n बराबर 2, यानी हम सिर्फ दो टर्म के स्क्वायर का सम निकाल रहे हैं ना, और दो टर्म के स्क्वायर का सम निकालने के बाद ऑप्शन में n बराबर 2 रख के चेक कर लेंगे कि किससे करेक्ट आ रहा है। तो t1 स्क्वायर तो कितना आ गया, c स्क्वायर, और व्हाट इज t2, t2 इज 3c, व्हाट इज t2 स्क्वायर, 9c स्क्वायर आ गया ना, यानी वो कितना आ गया, 10c स्क्वायर आ गया। यानी अब ऑप्शन में जिसमें n बराबर 2 रखूंगा मैं, अगर मैं n बराबर 2 रखूं तो जिससे 10c स्क्वायर आएगा वो आंसर है ना, और एक ही ऑप्शन ऐसा है इसमें n बराबर 2 रखने पर 10c स्क्वायर आंसर आता है ना। मेरी बात समझ में आ गई ना, हमें सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड टर्म निकालना था, हमने हिट एंड ट्रायल लगाया, ऑब्जेक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल किया, सिर्फ दो टर्म निकाल लिए हमने, और दो टर्म के स्क्वायर का सम कैलकुलेट कर लिया, और ऑप्शन में n बराबर 2 रख के देख लिया, जिससे 10c स्क्वायर आएगा वो करेक्ट आ गया, या फिर वरना फिर वो अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है आप, जो मैं बता रहा था आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर A3 लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड हम कर चुके थे ना, सेकंड अभी नहीं करना, वो फैक्टोरियल के बाद करेंगे अपने ना, फैक्टोरियल वगैरह के बाद में, जब फैक्टोरियल वगैरह कभी पढ़ेंगे तो अपने आप ये सवाल में आ जाएगा, या कहीं ना कहीं डीबी में आ जाएगा अपने आप आपके सवाल में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए, थर्ड में दे रखा है कि वो a1 तो बराबर 15 है, a1 इज इक्वल टू 15 है, और दे रखा है कि a2 जो है, a2 इज लेस देन 27/2, 27/2 लिखा हुआ है ना, वो 27/2 का मतलब a2 लेस देन 13.5 आ जाए। कहीं AP लिखा हुआ नहीं है, कहीं GP लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे पास ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ AK-1 इज इक्वल टू AK प्लस AK-2, AK+1, AK-2 ऐसा लिखा हुआ है ना, 2AK-1 इज इक्वल टू AK- ऐसा लिखा हुआ है ना, वो इंटरचेंज करके लिख दिया मैंने ना, यानी किसी टर्म का डबल कर रखा है, यानी एक तो हमारे पास AK है, एक हमारे पास है AK-1, और एक हमारे पास AK-2, और अगर इसका डबल इनके सम के बराबर है, ये तीनों किसके अंदर आ गए, AP के अंदर आ गए, इन टर्म्स आ गई AP के अंदर, A1 A2 A3 A3 A4 A5 ये सब AP के अंदर आ जाएंगे ना। और टर्म्स अगर AP के अंदर है, एक तो ये मालूम पड़ गया भाई AP के अंदर है, उस AP का फर्स्ट सम मालूम पड़ गया, और इसका सेकंड टर्म जो है 13.5 से कम आएगा ना। अब दो जानकारी हमारे पास, हमें कैलकुलेट करना ही है, हमें निकालना है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A11 अपॉन 11 निकालना है अपने को, ये निकालना है ना। तो इसको निकालने का मतलब AP का फर्स्ट सम तो मेरे पास है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 11 है, तो मुझे फर्स्ट सम पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, मुझे AP का कॉमन डिफरेंस चाहिए, AP का कॉमन डिफरेंस, क्योंकि लास्ट सम मेरे पास नहीं है, अगर ये लास्ट सम भी होती तो मैं सम निकाल लेता, क्योंकि फर्स्ट सम हमारे पास है, नंबर ऑफ टर्म्स भी हमारे पास है, लेकिन अगर ये सम मुझे निकालना चाहता हूँ तो मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो मुझे AP का कॉमन डिफरेंस चाहिए बस। अब कॉमन डिफरेंस सिर्फ एक चीज मुझे कैलकुलेट करनी है, कॉमन डिफरेंस के आने से सम आ जाएगा, इस सम को मैं 11 से डिवाइड कर दूंगा। अब उस कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए, उस एक अननोन को निकालने के लिए सवाल में एक इन्फॉर्मेशन और है, बस उसका यूज करके मैं किसी भी तरह से डी निकाल लूंगा ना, और डी निकाल के हमारा काम चला लेंगे। और उसके लिए मैं क्या दिया हुआ है, उसके लिए दिया हुआ है कि A1 स्क्वायर प्लस का A2 स्क्वायर प्लस का A3 स्क्वायर और प्लस A11 स्क्वायर, ये हमें गिवन है 90 इंटू 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब A1 तो A1 ही है भाई, A1 तो 15 दे रखा है ना, और हमने मान लिया वो जो AP उसका कॉमन डिफरेंस दी है ना, तो ये आ जाएगा A1 स्क्वायर, A2 को लिखूंगा मैं A1 प्लस डी, A1 को लिखूंगा A2 को लिखूंगा ऐसे, इसको लिखूंगा A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर आ जाएगा वो A1 प्लस 3D का होल स्क्वायर, A1 प्लस 3D का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा वो A1 प्लस 10D का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू 11 इंटू 90। और थोड़ा इक्वेशन को टेढ़ा लिख दिया मैंने ना, समझ रहे हैं आप, ऐसा लिख दिया इसको मैंने, ये A1 की वैल्यू हो गई, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A11 हो गया, 11 इंटू 90 लिखा हुआ है, 11 इंटू 90, इसको मैंने ऐसा लिख लिया ना। अब ध्यान से देखें भाई, ये टर्म्स कितनी है काउंटिंग में, अगर मैं यहां से यहां तक काउंट करूंगा, अगर मैं यहां से यहां तक काउंट करूंगा तो टर्म्स कितनी आएंगी, ये 11 टर्म्स हमारे पास हैं। तो जो A1 आया है ना, A1 कितनी बार आ गया हमारे पास, A1 आ गया 11 टाइम्स,
मेरे यार पेन लाना भी है यार। हेलो, मोटे पेन लाओ, मोटा चलने वाला। तो ये 11 टर्म्स हमारे पास हैं। तो a1 स्क्वायर a1 स्क्वायर a1 स्क्वायर से 11 टाइम्स आ जाएगा, 11 टाइम्स ऑफ a1 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आएगा 2a1d, यहाँ पर आएगा 4a1d, यहाँ पर आएगा 6a1d और यहाँ पर आएगा 20a1d। तो 2a1d को बाहर निकाल लिया मैंने, 2a1d को बाहर निकाल लो आप, 2a1d को बाहर निकाल लूंगा मैंने। तो 2a1d को मैंने बाहर निकाल लिया, 2a1 इंटू डी को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से बचेगा 1, यहाँ 4a1d आएगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 6a1d तो 3 आ जाएगा, और यहाँ आएगा 20 और 2a1d प्लस 10 आ जाएगा। फिर यहाँ आएगा d1 स्क्वायर d स्क्वायर, 2 स्क्वायर d स्क्वायर, 3 स्क्वायर d स्क्वायर, 10 स्क्वायर d स्क्वायर। यहाँ से मैं d स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 इंटू 90। अब ये सम जानते हैं हम, ये भी हम जानते हैं, a1 की वैल्यू को जानते हैं, a1 की, तो डी में क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना। तो डी में क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई करने पर डी में इस तरह से क्वाड्रेटिक बन जाती है, 7d स्क्वायर प्लस 30d प्लस 27 बराबर 0। ये डी में क्वाड्रेटिक इस तरह से आ जाएगी। टी की दो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, डी आएगा एक तो -3 और एक डी आ जाएगा -9/7, डी इज इक्वल टू -9/7। लेकिन अब दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे, हमें डी चाहिए था बस, और दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे ये डिसाइड होगा कि सेकंड टर्म जो है वो 13.5 से कम आना चाहिए, जो सेकंड टर्म है वो 13.5 से कम आना चाहिए। तो अगर मैं डी को लेता हूँ -3, तो जो सेकंड टर्म हमारे पास आएगा वो 12 आ जाएगा ना, और 12 13.5 से कम है ना। और अगर मैं डी को लूंगा -9/7, डी को अगर मैं लूंगा -9/7, तो जो a2 आएगा वो a2 आता है 13.7, a2 आता है अप्रोक्सीमेटली 13.7, और 30.7 तो 13.5 से बड़ा है ना, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। Therefore D will take -3। अब AP का D आ गया, AP का फर्स्ट सम पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो AP का सम निकाल लेंगे और उसको कैलकुलेट करके देखें। इसके बाद नेक्स्ट आ गए हम 5 पर। 5 हो गया होगा, मैंने क्लास में कराया था इस तरह का सवाल, आप 6 हम पहले कर चुके थे ना, मैंने क्लास में भी कराया था 6 जैसा सवाल। 7 पर आते हैं ना हम, जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है ना, बेसिकली वैसा एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 14 भी ये लास्ट वाला है ना, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 14। इसलिए मैं पहले 7 को डिस्कस कर लेते हैं अपन, ताकि उसको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं अपन, और ऐसा ही सवाल एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 14 भी है लास्ट वाला सवाल, उसमें करेक्शन भी मैं लिखा दूंगा करेक्शन आपको ना। तो हम देख रहे हैं भाई 7 की बात करते हैं। 7 में लिखा हुआ है SN इज इक्वल टू सिग्मा K इज इक्वल टू 1 से लेकर K इज इक्वल टू 1 से लेकर 4n, ये ऐसा लिखा हुआ है ना। फिर लिखा है -1 रेज़ टू पावर K इंटू K प्लस 1/2, K इंटू K प्लस 1/2, और फिर लिखा हुआ है K स्क्वायर, K स्क्वायर अलग लिखा हुआ है, पावर सिर्फ इस पर है -1 पर। और हम जानते हैं भाई K 1 से लेकर 4n तक है, और K इंटू K प्लस 1/2 का मतलब है क्या बेसिकली, यानी K नेचुरल नंबर ही, K को 1 लिखूंगा, या मैं K को 2 लिखूंगा, या K को 3 लिखूंगा, और K को 4n तक लिखूंगा मैंने। और हमें जो है वो K को, अगर ये हम जानते हैं दिस इज सम ऑफ फर्स्ट K इंटू K प्लस 1/2 जो होता है वो सम ऑफ फर्स्ट K नेचुरल नंबर है, यानी इस सम का मतलब ये है ना। अगर मैं K इक्वल टू 1 रखूंगा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 के बराबर आएगी। अगर मैं K को 2 रखूंगा तो ये आएगा 1 + 2। अगर मैं K को 3 रखूंगा तो ये 1 + 2 + 3 के बराबर आएगा। K को 4 रखूंगा तो ये 1 + 2 + 3 + 4 के बराबर आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 के बराबर आएगा। कहां तक आएगा, K तक आएगा ना। अब हम एक क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि -1 की पावर है ना, अगर ये इवन नंबर आएगा तो -1 की पावर इवन क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और अगर ये ऑड आएगा तो -1 की पावर क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, वो -1 आ जाएगा ना। यानी ये आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, लेकिन कभी पॉजिटिव आएगा और कभी नेगेटिव आएगा। अब ध्यान से देखें, अगर मैं K को 1 लिखूंगा ना तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि K बराबर 1 का मतलब सम ऑफ 1 नेचुरल नंबर, तो K बराबर 1 पर ये ऑड आएगा, K बराबर 1 पर ये ऑड है, पहले ये ऑड आएगा। K को 2 लिखूंगा तो 1 + 2 भी क्या आएगा, ऑड आएगा, यानी 1 रखने पर ये ऑड आएगा, 2 रखने पर भी ऑड आएगा। तो पहले 2 बार ऑड आया है, 1 पर भी ऑड फिर 2 पर भी ऑड। अगर मैं 3 रखूंगा तो इन तीनों का सम इवन हो जाएगा, 4 रखूंगा तो चारों का सम भी क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। लेकिन इवन में 5 जोड़ूंगा फिर ऑड आएगा, फिर 6 जोड़ूंगा तो फिर ऑड आएगा, यानी 2 बार इवन आएगा और 2 बार ऑड आएगा। पहले 2 बार ऑड फिर 2 बार इवन, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं हम। ये 2 बार इवन आएगा, पहले ऑड 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 फिर इवन इवन फिर ऑड ऑड फिर इवन इवन फिर ऑड ऑड फिर इवन इवन, ऐसा आता रहेगा। और ये टर्म्स काउंटिंग में कितनी है, K बराबर 1 से K बराबर 4 का मतलब 4 के मल्टीपल में है। ये तो टर्म्स 4 आएंगी या 8 आएंगी या 12 आएंगी या 16 आएंगी ना। हमने पहले K को 1 लिखा ना,
के को 1 लिखा है ना, जो भी ये सम है, ये जो भी सम है ये एस एन के बराबर दे रखा है ना, सम एस एन, एस एन का नहीं, फर्स्ट एन टर्म का सम है, जो भी ये सम है ये एस एन के बराबर, कहीं थ्योरेटिकली लिखा हुआ नहीं है, एस एन रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, जो भी ये हमारे पास है ये सम जो लिखा हुआ है इसको एस एन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब के को मैं 1 लिखूंगा तो ये ऑड आएगा, ये आएगा माइनस का 1 स्क्वायर, 2 लिखूंगा तो -2 स्क्वायर, 2 बार ऑड आ गया, नेगेटिव आ गया। अब 3 लिखूंगा तो 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर आ जाएगा, फिर -5 स्क्वायर, फिर ऑड आएगा, फिर ऑड आएगा मतलब नेगेटिव आएगा। अब 2 बार इवन आ जाएगा तो 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, फिर आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा -9 स्क्वायर और -10 स्क्वायर, फिर आएगा 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, फिर 2 बार नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे टर्म्स कितनी है काउंटिंग में, ये टर्म्स काउंटिंग में 4n है, 4n टर्म्स हैं, 4 है या 8 है या 12 है 16 है। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है ना, इन 4n टर्म्स का मुझे सम निकालना है। ये टर्म्स काउंटिंग में कितनी है, 4n तक जाएंगे ना, ये 4n तक। अब ध्यान से देखें इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है तो इनको देखो ऐसे पेयर बना लिए हमने, इसको मैंने इसके साथ लिया, यानी फर्स्ट 4 टर्म को देख रहे हैं, फर्स्ट 4 को, नेक्स्ट 4 को, फिर नेक्स्ट 4 को, क्वाड्रेपल्स बना लिए मतलब इनके हमने ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस ये जो फर्स्ट 4 टर्म है इनको ऐसे लिखा 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये फर्स्ट 4 टर्म को लिख लिया मैंने। अब नेक्स्ट 4 पर आ गए, इसमें 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर लिखा, 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर लिख लिया, 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, फिर नेक्स्ट 4 पर आ गए, 11 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर किया। ऐसा क्यों किया समझ में आ जाएगा आपको, ऑड के साथ ऑड लिया मैंने, 11 के साथ इवन के साथ इवन ले लिया, तो ये आ गया, ये 12 टर्म्स आ गई, यानी 4 के मल्टीपल में आ गई ना। अब देखो इनका ये a माइनस बी, a प्लस बी, व्हाट इज a माइनस बी 2, 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 तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया, एस एन इक्वल 2। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 3 + 1, 3 + 1, यानी हमने टर्म की काउंटिंग को डिस्टर्ब नहीं करा। ये टर्म काउंटिंग में 2 है, ये भी 2 ही है, a माइनस बी को बाहर निकाल, व्हाट इज a प्लस बी 4 + 2, ये फर्स्ट 4 टर्म थी हमारे पास, फर्स्ट 4 टर्म। फिर हम देखें यानी यहां तक टर्म कितनी है काउंटिंग में 4, ये 4 टर्म थी, ये भी 4 है, ये भी कितनी है, ये भी 4 ही है ना। फिर a माइनस बी को बाहर निकाल लिया, इसको लिखा 7 + 5, इसको लिखा मैंने 8 + 6, इसको लिखा मैंने 11 + 9, इसको लिख लिया मैंने 12 + 10। ऐसे टर्म्स काउंटिंग में कितनी है 4n, यानी टर्म्स की काउंटिंग को डिस्टर्ब नहीं किया हमने। अगर ये टर्म्स 12 थी, ये टर्म्स भी कितनी है 12, अगर ये 4n होंगी तो ये भी कितनी रहेंगी 4n, इनकी काउंटिंग को डिस्टर्ब नहीं किया। अब ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की जगह 2 लिखा हुआ है, ये इनको मैं, ये फर्स्ट 4 टर्म्स थी, इनको ऐसे लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4, फर्स्ट 4 टर्म को ऐसे लिख दिया। ये नेक्स्ट 4 टर्म थी हमारे पास, इनको मैंने ऐसे लिख लिया 5 + 6 + 7 + 8, ये नेक्स्ट 4 है, इनको ऐसे लिख लो 9 + 10 + 11 + 12। टर्म कितनी थी 12, ये 12 ही है, ये टर्म्स काउंटिंग में इतनी 4n, ये भी कितनी है 4n, तो वी विल कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट 4n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 4n नेचुरल नंबर का सम निकाल लेंगे ना। बाहर तो 2 लिखा हुआ ही है, यानी ये क्या बन जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 4n नेचुरल नंबर्स, तो ऐसा नहीं है, 2 की जगह 2, सम ऑफ फर्स्ट 4n नेचुरल नंबर, n इंटू n + 1/2, n किसको बोल रहे हैं अपन 4n को, 2 से 2 कट जाएगा ना, और ये आ जाएगा 4n इंटू 4n + 1। अब हम देख रहे हैं जो सम हमारे पास आया ना, वो 4 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल और 1 का प्रोडक्ट आया है, मल्टीपल ऑफ 4 एंड मल्टीपल ऑफ 4 + 1 का जो प्रोडक्ट है, हमें देखना है आप कौन सा ऑप्शन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, मल्टीपल ऑफ 4 एंड मल्टीपल ऑफ 4 + 1 इस ऑप्शन में लिखा। अब तो चेक कर सकते हैं आप कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है, सारे ऑप्शन क्या 1000 से बड़े हैं ना, तो 1000 का मतलब ये भाई 32 को तो ले लो कम से कम आप, 32 × 32 कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 2 की पावर 5, ये भी 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 × 2 की पावर 5 क्या होगा, 2 की पावर 10 हो गया, तो 1024 आ जाएगा ना, 1024। और हम ध्यान से देखें अगर, तो सारे ऑप्शन 1024 से बड़े हैं, यानी कम से कम 32 तो लेना ही पड़ेगा आपने को। तो अगर हम देखें भाई ए ऑप्शन जो आएगा वो ए ऑप्शन, एक बार चेक कर लो 32 × 33, एक बार ये चेक करो, तो जो ए ऑप्शन है मेरे हिसाब से आता है 32 × 33, ए ऑप्शन आएगा 32 × 33, और जो डी ऑप्शन आएगा, जो डी ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है 36 × 37, यानी हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 4n मल्टीपल ऑफ 4 इंटू मल्टीपल ऑफ 4 + 1 की फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो वो जो मल्टीपल ऑफ 4 होगा वो 32 से कम नहीं आ सकता, क्योंकि 32 × 32 कितना आ रहा है 1024 आ रहा है ना, तो हम देख रहे हैं भाई इसको कैलकुलेट करके निकाल लिया ना, तो हमें मालूम पड़ गया सम जो है वो 4n × 4n + 1 के फॉर्मेट में आएगा, और इसलिए जो है अब चेक कर लेंगे ऑप्शन को, एक तो ए ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन शायद इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है और डी ऑप्शन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये 4n हो गया,
और ये 4n+1 हो गया, ये 4n हो गया, ये 4n+1 हो गया। तो दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जो 4n इंटू 4n+1 के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को बात कर लेते हैं ना। तो लिखा हुआ है अ पे कंटेंस n कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to n, नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। कार्ड्स हैं उन पर 1 से लेकर n तक नंबरिंग की हुई है ना। 2 consecutive numbered card are removed from the pack and the sum of the numbers on the remaining card is 1224. If the smaller of the number on the removed card is k, then k minus 20 निकालना है। तो हमारे पास कार्ड में नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 ऐसे n तक नंबरिंग कर रखी है ना। इनमें से दो कंसेक्यूटिव कार्ड निकाल लिए हमने ना। जो स्मॉलर कार्ड है वो k है, एक तो k हो गया और एक k+1। ये जो n कार्ड्स थे इनमें से दो कंसेक्यूटिव कार्ड निकाल लिए हमने, और दो कंसेक्यूटिव कार्ड रिमूव करने के बाद जो कार्ड्स बचेंगे उनका सम जो आ रहा है वो दे रखा है 1224। तो पहले हम देखें इन सब का सम तो कितना था। इन सब का सम था n इंटू n+1/2। दो कार्ड हमने कम कर लिए कंसेक्यूटिव, छोटा वाला उसमें से k था, तो सम दो कार्ड अगर मैं निकाल दूंगा तो k प्लस k+1 ये सम रिमूव कर दूंगा। अब इन पूरे सम में से इन दो कार्ड का सम अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो जो बचा हुआ आएगा वो आएगा 1224। ये 1224 आ जाएगा। तो यहां से एक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर लेंगे ना। इसको अगर मैं मैनिपुलेट करता हूं तो मैनिपुलेट करने पर इस तरह की इक्वेशन बन जाती है ना, n² प्लस n माइनस 2450 इज इक्वल टू 4k। ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी ना, यानी k को मैं एक तरफ लेके आ गया और n को एक तरफ लेके आ गया मैं ना, ऐसे इक्वेशन बन जाएगी। तो ये n में क्वालिटी बन गई। बेसिकली इसके फैक्टर कर लेंगे हम। इसके फैक्टर आएंगे n+50 और इंटू n-49, ये फैक्टराइज हो जाएगा ना, एंड दिस विल कम आउट टू बी 4k। k भी नेचुरल नंबर ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कार्ड पे जो है 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर लिखे हुए थे और k n से छोटा ही है और 1 से बड़ा है नो डाउट। ये भी नेचुरल नंबर है k, और k+1 भी ऑब्वियस सी बात है नेचुरल नंबर ही है ना। अब हम देख रहे हैं n भी नेचुरल नंबर ही है। अब देखें ये जो हमें बेसिकली k कैलकुलेट करना है ना, और k पॉजिटिव ही है क्योंकि k नेचुरल नंबर है ना। तो ध्यान से देखें ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल, तो ये तो क्लियर है कि n 49 तो नहीं हो सकता है ना। अगर n 49 से कम तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर n 49 से कम होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ये नेगेटिव आने से 4k नेगेटिव आएगा, k भी नेगेटिव आएगा, जबकि k नेचुरल नंबर है। यानी ऑब्वियस सी बात है या तो n 49 है या 49 से बड़ा है, लेकिन n 49 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर n 49 होगा तो k बराबर 0 आ जाएगा और k कैन नॉट बी 0, k 0 नहीं हो सकता। यानी n कम से कम कितना हो सकता है 50। यानी n को अगर मैं 50 लूंगा तो हम देख रहे हैं भाई ये 4 का मल्टीपल है, तो k नेचुरल नंबर तभी आएगा जब ये 4 का मल्टीपल हो। और अगर मैं इनको 50 लेता हूँ तो 50 पर ही आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 100, तो 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 4k। तो k बराबर कितना आ गया 25। और अगर मैं 1 से लेकर 50 तक के कार्ड लिखूंगा तो k बेसिकली 25 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी ये पॉसिबल है। अगर मैं इनको लेता हूँ 51, अगर मैं 51 लूंगा तो ये कितना आएगा 101 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 और इज इक्वल टू 4k। ये तो 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ से k नेचुरल नंबर नहीं आएगा, यानी n 51 नहीं हो सकता। अगर मैं लेता हूँ n को 52 तो 52 पर ये कितना आएगा 102 और 52 पर ये कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 4k। अगेन ये 4 का मल्टीपल नहीं है ना, ये तो 4 का मल्टीपल है लेकिन ये 4 का मल्टीपल नहीं है ना। फिर हमने लिखते हैं 53, तो 53 पर ये कितना आ गया 103 और वो कितना आ गया 4 आ गया। अगेन ये 4 का मल्टीपल आ गया, लेकिन k कितना आ गया 103 और ये तो मीनिंगलेस है ना, क्योंकि अगर 53 का मतलब क्या है 1 से लेकर 53 तक मेरे पास कार्ड है। अगर कार्ड के नंबर ही 1 से लेकर 53 है तो जो मैं 20 वाला कार्ड रिमूव कर रहा हूँ उसका नंबर 103 नहीं हो सकता है ना, यानी अब तो वैल्यू फिजिबल नहीं आ सकती है ना, यानी ये सब एक्सेप्टेबल ही है। देयरफॉर k इज 25, और अगर k 25 है तो एक 25 हो जाएगा और एक 26 हो जाएगा ना। ये दो कंसेक्यूटिव मैंने रिमूव किए ना, और हमें k निकालना था, k स्मॉलर कार्ड का नंबर था तो k बराबर 25 आ गया, और k 25 है तो k माइनस 20 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है मेरे हिसाब से ना, क्योंकि वो अगर वो कैलकुलेट करोगे आप कॉमन रेशियो को r मान लो तो b बराबर ar आ जाएगा, c इज इक्वल टू ar² आ जाएगा। वो अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, यानी हमने वेरिएबल कम कर लिए, a को a मान लिया, b को मैंने मान लिया ar और c को मैंने मान लिया ar², यानी सबको मैं a और r में कन्वर्ट कर लिया। फिर वो अरिथमेटिक मीन दे रखा है, उस अरिथमेटिक मीन में रखेंगे अगर आप, वो दे रखा है ना a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, ये इन तीनों का अरिथमेटिक मीन है और ये b+2 के बराबर है, तो b को रख देंगे ar और c को रख देंगे ar²। तो यहाँ से क्वालिटी बन जाती है, या आता है a इंटू r-1² 6। ऐसे इंटरचेंज वगैरह करते हैं तो ऐसा आ जाता है ना, तो आ जाएगा r-1² r-1² 6/a। अब सिंस हमें दे रखा है कि भाई ये b/a इंटीजर है,
बी बाई ए इंटीजर का मतलब आर इंटीजर है, आर भी इंटीजर है, और हमें दे रखा है कि एबीसी क्या है, नेचुरल नंबर है ना। अब अगर आर नेचुरल नंबर है, अगर आर दे रखा है ना बी बाई ए एक इंटीजर है, यानी आर अगर इंटीजर है तो इंटीजर -1 भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा, उसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो यानी ये एक नेचुरल नंबर आएगा। तो ये भी क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। ए क्या है, ए एक नेचुरल नंबर है। अब ये नेचुरल कब आ सकता है, ये नेचुरल आने के लिए जरूरी है कि ए या तो 1 हो जाए, या फिर A2 हो जाए, या फिर A3 हो जाए, या फिर A6 हो जाए ना। ये पॉसिबिलिटीज है क्योंकि ए नेचुरल नंबर है, आर नेचुरल नंबर, आर इंटीजर है, बी बाई आर का मतलब बी बाई ए, आर का मतलब बी बाई ए, यानी कॉमन रेशियो पॉजिटिव है उसका, कॉमन रेशियो इंटीजर है उसका। और अगर आर इंटीजर है, तीन ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि अगर एबीसी पॉजिटिव है और बी बाई ए इंटीजर है तो दो पॉजिटिव नंबर का रेशियो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी आर नेचुरल नंबर बोल सकते हैं आर को नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर -1 एक नेचुरल नंबर आएगा, और परफेक्ट स्क्वायर करने पर क्या आएगा, तो हम देख रहे हैं भाई ये, लेकिन आर को मैं 1 लूंगा तो ये 6 आ जाएगा, क्योंकि अगर ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर ही आना चाहिए, नेचुरल नंबर का स्क्वायर भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर यानी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए ना। तो ए कैन नॉट बी 1, क्योंकि अगर मैं ए को 1 लूंगा तो 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ए 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, ए बराबर 6 होगा बस, क्योंकि अगर मैं ए को 6 लूंगा तो ये 1 आ जाएगा, और अगर 1 आएगा तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है ना। आर -1 भी क्या है, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए कैन ओनली बी 6, ये सिर्फ 6 होगा। 10 हम पहले कर चुके थे, मैंने सोल्यूशन डाला था। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है हमें, ये दिया हुआ है लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना है हमें, अल्फा बिलोंग्स टू आर बोल रखा है वैसे उन्होंने, लेकिन जो ऑप्शन लग रहे हैं उन ऑप्शन से मालूम पड़ रहा है कि अल्फा पॉजिटिव ही है, ए की जो अल्फा की लीस्ट वैल्यू पूछ रहे हैं वो पॉजिटिव ही है ना। तो हमें अल्फा की लीस्ट वैल्यू निकालनी है, और इसके लिए दिया हुआ है 4 अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इससे हमें मालूम पड़ रहा है भाई ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या है, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 1 है ना भैया, तो ये 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, मतलब हमें दे रखा है इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 1 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा, और उसको 1 के बराबर इक्वेट कर देंगे ना, यही तो मालूम पड़ रहा है इससे, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 1 के बराबर है। अब देखो एक्स तो दे रखा है कि पॉजिटिव है, और हमें अल्फा के बारे में बोल रखा है अल्फा बिलोंग्स टू आर है, लेकिन ऑप्शन से मालूम पड़ रहा है कि अल्फा के भले ही हम लीस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन वो लीस्ट वैल्यू भी क्या आ रही है, पॉजिटिव ही आ रही है ना। यही तो पूछा है ना हमसे, ये कहा गया है कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू आर इज, अल्फा की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और वो मिनिमम वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो बाकी वैल्यू तो पॉजिटिव आएंगे, यानी अल्फा भी पॉजिटिव है, ये ऑप्शन से मालूम पड़ लिया हमें। तो हम देख रहे हैं भाई इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकाल लो, उसको 1 के बराबर इक्वेट कर दो, क्योंकि हमें पता है इसकी मिनिमम वैल्यू 1 के बराबर है। अब अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकालूंगा तो AMGM का इस्तेमाल कर सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने पता लगा लिया कि अल्फा पॉजिटिव है ऑप्शन देखकर, एक्स के बारे में दिया है मुझे एक्स पॉजिटिव है। अब अगर मैं AMGM लगाऊंगा, दोनों ऐड भी हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक्स से एक्स कटेगा नहीं, तो बस इसको मैं लिख दूंगा 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिखो आप 1/2x, और इसको लिखो 1/2x, इन दोनों को ऐड करो आप, 1/x आ जाएगा। सिमेट्रिक में ब्रेक करते हैं, जब भी ब्रेक करते हैं तो ये 3 नंबर लिए मैंने, और 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन निकाल लिया, और बराबर या बराबर कर दिया इसके ज्योमेट्रिक मीन से ना। और ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए मैं जैसे इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन तीनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 4 अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू 1/4x स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर से मैं एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दूंगा, 4 को 4 से कैंसिल कर दूंगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, यही तो लिखा हुआ है, ये वही लिखा हुआ है ना, अपॉन 3 4 अल्फा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कितना आ गया, अल्फा टू द पावर 1/3, 3 से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऐसा आ जाएगा ना। यानी इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से अगर मैंने AMGM लगाया तो मुझे मालूम पड़ गया इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू ये है, और सवाल में दे रखा है इसकी मिनिमम वैल्यू 1 के बराबर है, ये भी इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये भी इसकी मिनिमम वैल्यू है, इसका 3 अल्फा टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 1, therefore alpha to the power 1/3 is equal to 1/3, therefore alpha is equal to 1/27, तो ये ऐसा आ जाएगा अल्फा इज लेस देन 1/27, इस तरह से इसको निकाल सकते हैं अपन, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद 12 हम कर चुके थे, बाकी कर चुके हैं ना, बाकी हम कर चुके थे। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 पर आ गए, फर्स्ट 10 दिए थे मैंने शायद आपको करने के लिए ना, फर्स्ट 10 तो शायद फर्स्ट हम कर चुके थे, है ना, सेकंड हम कर चुके थे, थर्ड कर चुके शायद हम, फोर्थ मैंने क्लास में कराया था आपको, फिफ्थ में AGP आ रही है, AGP, fifth is AGP, fifth is AGP, तो AGP का सम निकालना आता ही है मैंने, लेकिन फर्स्ट सम भी दे रखा है, लास्ट सम भी दे रखा है, उस सम को मैंने ऐसे बोल दिया 10 to the power 9 लिखा हुआ है प्लस
फिर लिखा हुआ है 2 इंटू 11 रेस्ट टू पावर 1 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 8, फिर लिखा हुआ है 3 इंटू 11 रेस्ट टू पावर 2 और 10 टू द पावर 7, लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट टर्म लिखा हुआ है 10 इंटू 11 रेस्ट टू पावर 9। यहां तक मुझे सम निकालना है ना, इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। तो दिख रहा है भाई इसमें जो ये एपी है, यहाँ 1 लिखा हुआ है साथ में 1, तो 1 2 3 और 10, ये तो एपी बन जाएगी ना, और 10 टू द पावर 9 दिस इससे जीबी बन जाएगी। और जो जीबी बन रही है उस जीबी का कॉमन रेशियो कितना है, इस सेकंड टर्म को डिवाइड कर दिया फर्स्ट टर्म से, तो जीबी का कॉमन रेशियो आ गया 11/10। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा इससे तो जीबी का कॉमन रेशियो आ जाएगा ना। अब हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और शिफ्ट करके माइनस कर देंगे, तो उसके पहले का एक टर्म चाहिए हमें, तो 10 के पहले क्या आएगा, 9 आएगा। और हम आगे चल रहे हैं ना अगर, तो 11 की पावर क्या बढ़ रही है, बेसिकली 11 की पावर बढ़ रही है और 10 की पावर कम हो रही है। तो अगर यहाँ 11 की पावर 9 थी तो यहाँ 11 की पावर 8 आ जाएगी, और 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ 10 की पावर 0 है, ये 10 तो अलग है, ये तो 1 2 3 वाला 10 है, वो 11 की पावर 9, तो यहाँ 11 की पावर 8, यहाँ 10 की पावर 0 आ गई, तो 10 की पावर 1 आ गई। भाई आगे चल रहे हैं ना हम, तो 10 की पावर कम हो रही है, 10 की पावर 9, 10 की पावर 8, 10 की पावर 7, तो यहाँ 10 की पावर 1 आया, तभी वहाँ 10 की पावर 0 आया। बस ये जीबी बन गई, इस जीबी का कॉमन रेशियो है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, शिफ्ट करके दोनों को माइनस कर देंगे। मैंने सवाल बहुत कराए क्लास में, आपको उसको कर सकते हैं अपन इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 मैंने क्लास में कराया था आपको, 8 में भी दिक्कत नहीं आई होगी आपको, इस तरह का सवाल देखा था हमने क्लास में भी, है ना। ऊपर हम लिख देंगे n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा, और वो कैलकुलेट कर लेंगे उसको, फिर आ जाएगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने कर रखा है, सेम एज एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 B5। क्वेश्चन नंबर जो 9 है दैट इज सेम एज एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर B5, ये करा रखा है मैंने क्लास में आपको ना। क्वेश्चन नंबर 10 को देख सकते हैं, 10 को अरेंज करना पड़ेगा अपने को ना, उस सीक्वेंस को अरेंज कर लो आप, यानी हमें पता लगाना पड़ेगा भाई किस तरह से लिखा हुआ है, तभी जाके उसका सम निकाल पाएंगे। अब जो फर्स्ट सम लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है 8/5 होल स्क्वायर, फर्स्ट सम लिखा हुआ है 8/5 होल स्क्वायर। सेकंड टर्म को देखें तो 12/5, वो लिखा हुआ है 12/5 होल स्क्वायर, 5 तो यहां भी आया, 5 यहां भी आया, 8 के बाद 12 आ गया। थर्ड को देखें तो 16/5 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है ना, यानी 5 सब में नीचे चल रहा है, 8 स्क्वायर, 8 में 4 ऐड किया 12 आ गया, 12 में 4 को ऐड किया 16 आ गया। अब जो 4 टर्म लिखा हुआ है वो 4 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो सीक्वेंस को आगे देखें, आगे इसके आगे भी देखेंगे ना अगर हम, तो आगे ये बीच वाला टर्म को छोड़ दिया मैंने 4 स्क्वायर को, तो 20 से 24 आ गया, वो 24/5 होल स्क्वायर, और एंड सो ऑन ऐसा लिखा हुआ है। तो हम देखें भैया 8 आया, 4 को ऐड करा 12 आ गया, 4 को ऐड करा 16 आ गया, अब 20 आना चाहिए, 20/5 हो जाए, और जो 4 लिखा हुआ है ना वो ऐसा लिखा हुआ है 20/5 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। और हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है ना, 10 टर्म्स का सम निकाल, तो ये ऐसा हो गया 8 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 24 स्क्वायर, 10 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का 25 हो जाएगा। अब यहाँ से बाहर निकाल लो आप, मैं यहाँ से 4 स्क्वायर बाहर निकाल सकता हूँ, तो यहाँ जाएगा 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। हमें सम निकालना है फर्स्ट 10 टर्म्स का, लेकिन फर्स्ट सम में 2 है, और अगर मुझे फर्स्ट 10 टर्म का सम निकालना है तो 10th नंबर का टर्म क्या आएगा, 11 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से तक का। और ये सम जानते हैं अपन, इसमें 1 स्क्वायर की कमी है, तो 1 स्क्वायर को जोड़ दो, ये 1 स्क्वायर को मैंने ऐड कर दिया, और 1 स्क्वायर को माइनस कर दूंगा, ताकि फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। और नीचे क्या लिखा हुआ 25, बस इसको कैलकुलेट कर लूंगा जो वैल्यू आएगी, और उससे निकाल लूंगा जो पूछा गया है ना, ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का बाद में कर लेंगे अपन डिस्कशन, आगे पढ़ते हैं थोड़ा बहुत अपन। तो वो एंगल को मैं मेजर करना सिखा रहा था आपको ना, कि एंगल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना। अब एंगल को मेजर करने का तरीका देखेंगे अपन, एंगल को मेजर करने का तरीका, सिस्टम्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल की डेफिनेशन देखी थी हमने, कन्वेंशन देखा था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल को पॉजिटिव मानते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो एंगल को नेगेटिव माना जाता है ना। अब आते हैं सिस्टम्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम्स यूज्ड फॉर, सिस्टम used for measurement of angle, measurement of angle। दो सिस्टम यूज करते हैं बेसिकली, पहले 3 डेवलप किए गए थे, लेकिन अब 2 यूज करते हैं, और तीसरे सिस्टम को छोड़ दिया गया, वो वर्ल्ड में कहीं यूज नहीं होता है ना।
ये दो सिस्टम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए दो सिस्टम यूज किया जाता है ना। फर्स्ट हमारे पास है सेक्साडेसिमल सिस्टम। फर्स्ट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। यानी एंगल को मेजर करने के लिए ये सिस्टम यूज करते हैं अपन। एक होता है सर्कुलर सिस्टम, उसको इसके बाद डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन। तो इस सिस्टम में अगर मैं एंगल को चाहता हूं इस सिस्टम का यूज करके मेजर करना, तो इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन रेट। इन दिस सिस्टम एंगल इज measured in degree, comma minute and second। यानी अगर मैं एंगल को इस सिस्टम का यूज करके मेजर करना चाहता हूं तो उसको डिग्री में मेजर करूंगा या मिनट में मेजर करूंगा या उसको सेकंड में मेजर करूंगा ना। अब हमें इसके लिए हमें डिग्री का मतलब बताना पड़ेगा, आपको मिनट का मतलब बताना पड़ेगा और सेकंड का मतलब बताना पड़ेगा। भाई किस एंगल को मैं 1 डिग्री का बोल सकता हूँ, या डिग्री का मतलब क्या है, किस एंगल को 1 मिनट का बोलूंगा या 2 मिनट का बोलूंगा या 1 सेकंड का बोलूंगा या 2 सेकंड का बोलूंगा ना। तो उसके लिए उन्होंने डिफाइन कर रखा है ऐसा, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। या तो ऐसा लिखेंगे, डिग्री के लिए हम जानते हैं सिंबल लगा देते हैं ऐसे ना, या थ्योरेटिकली लिखो आप 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री थ्योरेटिकली लिखो उसको ना। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एक राइट एंगल है उसको इक्विवेलेंट मान रहे हैं हम 90 डिग्री के ना। जैसे मैंने ये राइट एंगल बना दिया ना, राइट एंगल का मतलब समझते हैं आप ना, ये राइट एंगल बना दिया। अब इस राइट एंगल को, ये जो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है ये राइट एंगल है ना, इसको 90, इसको बोल रहे हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री, यानी इसको हमने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 90 पार्ट्स कर दिए इसके हमने। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, ऐसे फोर्थ पार्ट हो गया, ऐसे लास्ट पार्ट ये वाला हो गया। ऐसा 90 इक्वल पार्ट कर दिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसा 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस राइट एंगल को हमने। तो इसलिए हर इंडिविजुअल पार्ट को क्या बोल रहे हैं, 1 डिग्री बोल रहे हैं। ये जो पार्ट बना है इसको 1 डिग्री बोल रहे हैं। ये एंगल हो गया 1 डिग्री का, ये एंगल भी हो गया 1 डिग्री का, ये एंगल भी 1 डिग्री का है, ये एंगल भी 1 डिग्री का है। ऐसे 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए ना, और 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 90 पार्ट्स किए, तो 90 इंटू 1 कितना हो गया, 90 हो गया, 90 डिग्री बन गया ना। तो 1 राइट एंगल 90 डिग्री हो गया। अब 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री, 1 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये एंगल 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है। अब 1 डिग्री को भी डिफाइन करें, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब ऐसे थ्योरेटिकली लिखें, ऐसे 60 मिनट, मिनट के लिए सिंबल लगा देते हैं ना 60 मिनट। यानी ये जो जैसे ये राइट एंगल है, इसको 1 राइट एंगल बोले, ये 90 डिग्री बोले। ऐसे ये एंगल हो गया 1 डिग्री का, ये एंगल 1 डिग्री का भी है, या बोल सकते हैं दिस एंगल इज इक्विवेलेंट टू 60 मिनट्स। ये इसको 1 डिग्री बोले या 60 मिनट्स बोले, एक ही बात है। यानी हम ये जो 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री के एंगल को अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो बहुत बड़ा नजर आएगा हमें। मान लो ये 1 डिग्री का एंगल है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि ये 1 डिग्री का एंगल है। वो माइक्रोस्कोप में देखा ना, उसको हमने माइक्रोस्कोप से देखा इस एंगल को, बड़ा नजर आया, ऐसा बड़ा करके बना दिया मैंने। अब इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ये इसका फर्स्ट पार्ट आ गया मान लो, ये इसका सेकंड पार्ट है, ये इसका थर्ड पार्ट है, ऐसे 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फिर ये सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट, ऐसे इस 1 डिग्री के एंगल को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो हर इंडिविजुअल पार्ट आएगा वो 1 मिनट का हो जाएगा। यानी ये एंगल हो गया 1 मिनट का, 1 मिनट का एंगल ड्रॉ कर दिया। पहले 1 डिग्री ड्रॉ किया, उस 1 डिग्री वाला एंगल को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो हर इंडिविजुअल पार्ट आया वो उसको बोला 1 मिनट। तो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 60 पार्ट आ गए, 60 मिनट हो गया। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब ऐसे 1 मिनट को डिफाइन, यानी ये एंगल कितना बन गया, ये बन गया 1 मिनट का बन गया, दिस एंगल इज 1 मिनट, ये 1 मिनट का एंगल बना दिया हमने। अब ऐसे 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, ऐसा लिख दो सिंपली 60 सेकेंड्स, डबल डैश लगा देते हैं इसमें ना, 60 सेकेंड्स। यानी हम बोले ये एंगल 1 मिनट का है या 60 सेकंड का है, एक ही बात है। अब 1 सेकंड वाला एंगल बनाना हो तो
ये जो 1 सेकंड, ये 1 मिनट वाला जो एंगल है, इसको फिर माइक्रोस्कोप में देख लो ना, और उसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। ये मान लो ये जो छोटा सा एंगल बना हुआ है ना, इस एंगल को मैंने माइक्रोस्कोप में देखा ना, और मान लो ऐसा बना लिया, मान लिया भाई ये एंगल 1 मिनट का एंगल है ना, ये एंगल 1 मिनट का है, इस 1 मिनट के एंगल को भी क्या करो, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, और हर इंडिविजुअल पार्ट आएगा वो 1 सेकंड का हो जाएगा ना। तो ऐसे डिफाइन कर रखा है, डिग्री वन राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट्स, और सबसे छोटी यूनिट हो गई सेकंड, उससे बड़ी यूनिट हो गई मिनट, और उससे बड़ी यूनिट हो गई हमारे पास डिग्री हो गई ना। ऐसे इनको डिफाइन कर रखा है ना। तो ये सेक्साइजेबल सिस्टम है, जब यूज करते हैं तो डिग्री, मिनट या सेकंड में यूज किया जाता है उसको। अब सेकंड बराबर आते हैं सर्कुलर सिस्टम। सेकंड इज सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम सेकंड हमारे पास है सर्कुलर सिस्टम। सेकंड इज सर्कुलर सिस्टम। ये यूज किया जाता है ज्यादातर, हम कहीं भी देखते हैं तो ये ज्यादातर ये यूज करते हैं, डिग्री में भी यूज करते हैं, डिग्री को लिखने में टाइम ज्यादा लगता है थोड़ा, ये सर्कुलर सिस्टम थोड़ा कन्वीनियंट रहता है ना, यूज दोनों का किया जाता है, कभी उसका कर लेते हैं कभी इसका कर लेते हैं ना। ठीक है, इन दिस सिस्टम angle is measured in radians। रेडियन में मेजर किया जाता है इसमें एंगल को, नहीं इसमें एंगल को मेजर करने की यूनिट जो है बेसिकली रेडियन है ना। अब जिस तरह अगर हम डिग्री में मेजर कर रहे हैं तो 1 डिग्री का मतलब बताया गया आपको, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, ऐसे 1 रेडियन का मतलब बताना पड़ेगा भाई। अगर एंगल को रेडियन में मेजर कर रहे हो तो 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, और 1 रेडियन का मतलब मालूम पड़ जाएगा तो 2 रेडियन का मतलब भी मालूम पड़ जाएगा, 3 रेडियन का मतलब भी मालूम पड़ जाएगा ना। फिर हम रेडियन को डिग्री में रिलेट कर देंगे ना, शायद ये भी 10th क्लास में पढ़ के आते हैं आप। फिर उसके बाद रेडियन को और डिग्री में को आपस में रिलेट कर देंगे। अब 1 रेडियन का जो एंगल उसकी डेफिनेशन है, किस एंगल को मैं 1 रेडियन का बोलूंगा ना, 1 रेडियन। अब देखो लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, जैसे 1 डिग्री लिखना हो ना मुझे, 1 डिग्री को लिखना होता है तो मैं ऐसा लिखूंगा, 1 पर डिग्री लगा दूंगा, ये 1 डिग्री है ना, ये ऐसा लिखूंगा 1 डिग्री, या मैं ऐसा लिखूंगा ना। अगर मुझे 1 रेडियन लिखना हो, 1 रेडियन, तो सिंपली तो मैं 1 लिख देता हूं बस 1। अगर कहीं ऐसा लिखा होगा तो ये 1 रेडियन है ना, ये ऐसा लिख दूंगा 1 के ऊपर सी लगा दूंगा मैं से ना, सी स्टैंड्स फॉर सर्कुलर सिस्टम। 1 के ऊपर सी लगाने का, ये डिग्री लगाते हैं ना, ऐसे सी लगा दिया, 1 सर्कुलर सिस्टम। सी जो है वो सर्कुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 1 रेडियन हो गया है कि हम इस 1 को सर्कुलर सिस्टम में मेजर कर रहे हैं, मतलब रेडियन में मेजर कर रहे हैं। कैसे लिख देते हैं 1 रेडियन, कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1 रेडियन, और साफ साफ यूं लिखा हुआ आएगा तो दिक्कत ही नहीं आएगी, यूं लिखा हुआ आएगा तो दिक्कत ही नहीं आएगी। यानी अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा हो तो उसको रेडियन में माना जाता है। जैसे एक तो हम लिखे साइन 2, साइन 2 लिखा मैंने, भाई ये साइन है, टेक्नोमेट्रिक रेशियो है, इसके साथ जो होगा वो तो एंगल होगा ना, तो ये एंगल है इसका मतलब। लेकिन न तो डिग्री लगा रखी है, न तो ऐसा लिखा हुआ है, न थ्योरेटिकली यूज कर रखा है, इसका दिस इज 2 रेडियन, ये 2 रेडियन का एंगल होगा, ये एंगल है 2 रेडियन, और इस 2 रेडियन का क्या ले रखा है, साइन ले रखा है ना। और अगर मैं ऐसा लिखूंगा साइन 4 डिग्री, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, 4 डिग्री की बात कर रहे हैं, ये एंगल 4 डिग्री का है और इस एंगल का हम साइन निकाल रहे हैं। कहीं ऐसे लिख दूंगा साइन ऑफ 11, अब ये 11 डिग्री है कि रेडियन है, ये रेडियन है ना, 11 रेडियन, ना डिग्री लिखा हुआ है ना थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, इसको 11 रेडियन बोल सकते हैं ना। अब चाहे ऐसा लिखें, चाहे ऐसा लिखें, चाहे ऐसा लिखें, सिंपली ऐसा लिखा हो, इन सबको रीडिंग डिग्री होता लिखेंगे, डिग्री को लिखना ही पड़ेगा आप लोग, थ्योरेटिकली लिखें चाहे ऐसा लिखें, लेकिन ना ऐसा लिख रखा है ना ऐसा लिख रखा है, सिंपली ऐसा लिख रखा है, इसका मतलब इसको रेडियन बोलेंगे, इसको रेडियन बोलेंगे ना। तो 1 रेडियन का मतलब देख रहे हैं कि 1 रेडियन को हम कब बोलते हैं, किस एंगल को हम 1 रेडियन का बोला जा सकता है ना। सिंपली या तो 1 लिख दो या ऐसे 1 सी करके लिख दो। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं ना, 1 रेडियन is defined as the measure of the central angle. 1 radian is defined as the measure of the central angle, measure of the central angle, subtended by an arc, subtended by an arc
whose length is equal to the radius of the circle of the circle whose length is equal to the radius. सेंट्रल एंगल का मतलब है कि सर्कल कहीं ना कहीं सेंटर पर यूज कर रहे हैं, सर्कल का सेंटर होगा, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर मैं एक आर्क लूंगा और इंपॉर्टेंट बात यह है उस आर्क की लेंथ सर्कल की रेडियस के बराबर होनी चाहिए ना, फिर वो जो सेंटर पर जो एंगल बना देगा उसी को बोलेंगे हम 1 रेडियन। सर्कल की रेडियस के बारे में डेफिनेशन में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि सर्कल का रेडियस हमें कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर लेना है या 2 सेंटीमीटर लेना है। रेडियस इज नॉट इंपॉर्टेंट, रेडियस कुछ भी हो, कुछ ना कुछ रेडियस तो होगा अगर सर्कल होगा तो, और उस आर्क की लेंथ सर्कल की रेडियस के बराबर होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम 1 रेडियन। डेफिनेशन लिख ली होगी आपने, 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। अब मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ, उसका मतलब है ना, हमें सेंट्रल एंगल की बात करनी है और वो सेंट्रल एंगल बनेगा, एक आर्क बनाएगा, आर्क हम सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर ले लेंगे और उसकी लेंथ लेंगे सर्कल की रेडियस के बराबर। अब जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, देखो आप, इसका रेडियस इंपॉर्टेंट नहीं है ना, रेडियस ऑफ सर्कल इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखें, ये सेंटर मैंने मान लिया इसका O है, ये मान लिया इसका रेडियस है, सेंटर को O मान लिया ना। अब हमने इसकी सर्कमफ्रेंस पर कोई आर्क ले लिया ना, मान लिया मैंने ये सर्कमफ्रेंस पर एक आर्क ले लिया, आर्क का एक एंड पॉइंट ये आ गया, एक एंड पॉइंट ये आ गया ना। इस एंड पॉइंट को मैंने A बोल दिया, इस एंड पॉइंट को B बोल देता हूं ना। और हमने मान लिया इस आर्क की लेंथ L के बराबर है, आर्क की लेंथ को L मान लिया मैंने, L। अब इस आर्क के एक एंड पॉइंट को सेंटर से मिला दिया, दूसरे को भी सेंटर से मिला दिया ना, ये जो रेडियस के बराबर ही होगा ना। और हमने मान लिया ये जो आर्क है जिसकी लेंथ हमने L एज्यूम कर रखा है, ये इस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, थीटा एज्यूम कर लिया। अब इस थीटा के अंदर, आर के अंदर और एल के अंदर रिलेशन होता है ना, हम जानते हैं सिंस थी एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ये रिलेशन हम जानते हैं। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू आर की लेंथ क्या एल है, रेडियस कितना है आर है ना, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर, ये रिलेशन होता है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं भाई, अगर ये इस आर्क की लेंथ सर्कल की रेडियस के बराबर कर देंगे तो फिर ये थीटा कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। अगर मैं एल को आर कर दूं रेडियस के बराबर, रेडियस क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है, रेडियस में बहुत कम लूं बहुत ज्यादा लूं मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर मैं एल को आर कर दूंगा तो एंगल आ जाए थीटा, अगर मैं एल को आर कर दूंगा तो आर बाई आर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट, if theta is if L is equal to R, then theta is equal to 1 रेडियन, theta is equal to 1, और 1 का मतलब क्या हो गया, 1 रेडियन आ गया, 1 रेडियन आ गया ना। जैसे इस L को R कर देंगे हम, इस L को R, यानी ये R की लेंथ भी R हो, ये भी रेडियस हो, ये भी रेडियस हो, और ये भी रेडियस के बराबर हो, उस एंगल को बोलेंगे। यानी अगर मैं L को R कर दूंगा तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल आ जाएगा 1 रेडियन, 1C बोल सकते हैं इसको, 1 रेडियन के बराबर। अगर मैं ऐसा बोलूं सेकंड, इफ L इज इक्वल टू 2R, अगर मैं L को 2R के बराबर कर दूंगा ना, देन थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 2 रेडियन के बराबर, थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन। ऑब्वियस सी बात है, आर्क की लेंथ को क्या कर रहे हैं हम, 2R के बराबर कर दें। ये तो मान ले मैंने ये लेंथ R के बराबर है, इसी लेंथ को हमने R मान लिया, R को और आगे बढ़ा दो ना, इसी को R कर दो, और मान लिया भाई ये लेंथ भी R के बराबर है, यहां से यहां तक की लेंथ भी R के बराबर है, इसको भी R मान लिया, इसका एक एंड पॉइंट को मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, दूसरे को इससे मिला दो। अब ये भी R है, ये भी R है, और अगर ये भी R है तो ये एंगल भी कितना है, ये एंगल भी 1 रेडियन का है ना, ये भी 1 रेडियन का, ये भी 1 रेडियन का हो गया, ये भी 1 रेडियन, 2 रेडियन हो गया, मतलब क्या गया, थीटा बराबर 2 रेडियन। यानी ये जो आर्क है, ये जो आर्क है यहां से यहां तक का, इस आर्क की लेंथ कितनी है, 2R के बराबर, और 2R लेंथ वाला आर्क सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो ये वाला एंगल बना रहा है ना, और ये भी 1 रेडियन है, ये भी 1 रेडियन है, 2 रेडियन आ जाएगा ना। अब ध्यान से देखें, अगर हम आर्क की लेंथ को पाई आर के बराबर ले लें, L इज इक्वल टू पाई आर, L इज इक्वल टू पाई आर, पाई आर का मतलब अगर आर्क की लेंथ पाई आर हो जाएगी, तो अगर रेडियस R है तो पाई आर का मतलब क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल।
अगर हम पाई आर की बात करेंगे, आर की लेंथ को अगर पाई आर के बराबर कर दें, इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर रखा था हमने ना, ये सर्कल हमने बना रखा था इस तरह से ना, ये इसका सेंटर था, ये इसकी रेडियस है ना। अब अगर आर की लेंथ को मैं पाई आर के बराबर करना चाहूं, पाई आर के बराबर, तो यहां से स्टार्ट किया हमने ना, और पाई आर, आर की लेंथ पाई आर के बराबर, तो ये सेमी सर्कल हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ऐसा आ गया ना। तो ये इस लाइन के, इसका एक एंड पॉइंट ही है, इसको सेंटर से मिला दिया मैंने, इसको भी सेंटर से मिला दिया ना, तो सेंटर पे कितना है, एंगल बना लिया। अब इसको डिग्री में अगर हम देखें, पूरी स्ट्रेट लाइन बन गई है, तो डिग्री में कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, दिस एंगल इज 180 डिग्री। लेकिन अगर हम देख रहे हैं, अगर एल बराबर पाई आर है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन, और इसको पाई रेडियन बोले इस एंगल को, या इसको 180 डिग्री का बोले, एक ही बात है ना। यानी हम बोल सकते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू, इसी को बोल रहे हैं पाई रेडियन। अगर आर्क की लेंथ को पाई आर कर देंगे, तो आर्क के दो एंड पॉइंट आए, दोनों को सेंटर से मिला दिया, तो जो सेंट्रल एंगल आया वो आ गया पाई रेडियन, और उस पाई रेडियन का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। यानी रिलेशन जनरेट कर दिया हमने, 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, डिग्री को रेडियन में और इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर मैं 1 रेडियन निकालना चाहूँ, 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली, तो पाई से डिवाइड कर दूंगा मैं ना, पाई का मतलब वो होता है 3.14 हम समझते हैं ना, इसको डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 57.29 डिग्री आ जाता है अप्रोक्सीमेटली, 57.29 डिग्री। 1 रेडियन का मतलब जनरली इसको 57 डिग्री मान लेते हैं ना, लेकिन 57.29 डिग्री आ जाता है ना। 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 57.29 डिग्री। और अगर मैं 1 डिग्री निकालना चाहूँ, 1 डिग्री की अप्रोक्सीमेटली, तो 0.0174 आ जाती है ना 1 रेडियन, ये अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाता है ना। तो निकाल सकते हैं, याद नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे ना, याद रहेगा तो ठीक है ना, वरना यहाँ से निकाल सकते हैं। 1 रेडियन भी निकाल लिया हमने, और 1 डिग्री को भी निकाल लेंगे। 1 डिग्री निकालेंगे तो इसको 180 से डिवाइड कर देंगे, पाई अपॉन 180 आ जाएगा, तो वो 0.0174 आ जाता है अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो जब भी मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना। आता है मेरे हिसाब से कन्वर्ट करना, बताने की जरूरत नहीं, इसे एक निकाल सकते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल हमें 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है ना, 30 डिग्री को कन्वर्ट करना तो कर सकते हैं, जानते भी डायरेक्ट हम 30 डिग्री 5/6 निकाल सकते हैं ना, आता है मेरे हिसाब से आपको निकालना है। डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करा जा सकता है ना। 30 डिग्री, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, 30 डिग्री को याद रख लो आप। 30 डिग्री इज सेम एज 5/6 रेडियन, 30 डिग्री इज इक्वल टू 5/6 रेडियन। 30 डिग्री अगर याद होगा, निकाल सकते हैं ना यहाँ से हम, 30 डिग्री इज इक्वल टू 5/6 रेडियन। तो हम देख सकते हैं ना, तो अगर मुझे 60 डिग्री को निकालना होगा, 60 डिग्री सेम एज 5/3 रेडियन। 15 डिग्री को निकालना होगा, तो 15 डिग्री को मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, 5/12 रेडियन आ जाएगा। 90 डिग्री को निकालना हो तो 90 डिग्री को भी निकाल सकता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/2 रेडियन आ जाएगा ना, 5/2 रेडियन। 60 डिग्री आ गया तो 120 भी आ जाएगा। 45 भी निकाल सकते हैं। 45 निकालने के लिए क्या करो, 45 निकालने के लिए 15 को मल्टीप्लाई कर दो, 15 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू 5/4 आ जाएगा। यानी 30 डिग्री से हमने ये निकाल लिया, सब जानते हैं वैसे मेरे हिसाब से, आप वो एक बार बता के जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं बस। इसको आधा कर दो आप, इसको अगर मैं आधा करूंगा तो 22.5 डिग्री आ जाएगा, और वो आ जाएगा 5/8 के बराबर। ये मैं एंगल वही लिख रहा हूँ जो हमारे फ्रिक्वेंटली काम आएंगे टिक्नोमेट्री में। ये कन्वर्ट करके बताया नहीं मैंने, कन्वर्ट कर सकते हैं। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, हमें निकालना 30 डिग्री, तो 6 से डिवाइड कर दो, 30 डिग्री इज इक्वल टू 5/6 रेडियन आ जाएगा। और 30 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो उससे ये निकाल सकता हूँ, 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 है ना। वरना बार बार यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इस रिलेशन का यूज करके भी निकाल सकते हैं। इस तरह से इनको कन्वर्ट किया जा सकता है ना। ऐसे एक 18 डिग्री और याद रखें अपन, 18 डिग्री इज इक्वल टू 5/10 रेडियन। 18 डिग्री को मुझे निकालना हो, 18 डिग्री, ये भी काम आएगा हमारे। 18 डिग्री इज इक्वल टू 5/10 रेडियन, 5/10 वहीं से निकाल लेंगे ना। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। देयरफॉर 18 डिग्री इज इक्वल टू 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 से मल्टीप्लाई करने पर पाई/10 रेडियन आ जाएगा। और अगर मुझे 18 डिग्री पता है तो 36 डिग्री को निकाल सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा पाई/5 रेडियन। मैं 72 डिग्री निकाल सकता हूँ ना, और यह आ जाएगा ना बस 2 पाई/5। हम 54 डिग्री निकाल सकते हैं ना, 54 डिग्री। ये सब जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए वही कन्वीनियंट एंगल निकाल रहा हूँ।
कोई इनकन्वीनियंट आएगा तो उसको निकाल सकते हैं उस फॉर्मूले का यूज करके अपने। 54 डिग्री निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 3π/10, ताकि हमारे टेस्ट में रहेगा ना ऐसे इसको निकाला, इनको डिग्री को ऐसे रेडियन दे रखा हो तो रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने ना, रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। कर लेंगे मेरे हिसाब से कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं आती कन्वर्ट करने में ना, कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, इस तरह से हम कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं इनको। अब आते हैं हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानते हैं वैसे, इनके बारे में भी आप 10 में थोड़ा पढ़ते हैं मेरे हिसाब से। ये 4 क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रखे हैं हमने ना, ये 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोल रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोल रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोल रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि ऐसा नहीं कि जो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे वो 0 से 90 के बीच में आएंगे ना भाई, इस एंगल को 0 भी बोल सकते हैं वरना, तो हम रिवॉल्व भी कर सकते हैं ना पूरा भाई। ये 0 है, ये अगर मैं ऐसा मेजर कर रहा हूं तो प्लस 90 डिग्री हो जाएगा, ये प्लस 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा। अब 90 बोले कि π/2 बोले, एक ही बात है ना, 90 डिग्री बोले या π/2। फिर अगर मैं 90 डिग्री से घूमूंगा तो 180 हो जाएगा ना, 180 बोले या पाई बोले एक ही बात है ना। फिर 90 से घूमेंगे तो पाई प्लस π/2 कितना आ जाएगा, 3π/2 आ जाएगा। 270 डिग्री बोले या 3π/2 बोले एक ही बात है ना। फिर हम π/2 से फिर घूम गए तो पहले इसको 0 डिग्री बोल रहे थे, अब इसको 2π बोलेंगे, 2π बोले या 360 बोले एक ही बात है, बिकॉज पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, 180 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा ना। तो ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा वो 0 से बड़ा आया 90 से छोटा ही आया ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल यहाँ आएगा उसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि हम जानते हैं 360, हम यहाँ से पूरा घूम के आ गए, ये 2π हो गया। अब अगर मैं और आगे बढ़ूंगा तो यहाँ जो एंगल आएगा वो 2π से बड़ा भी आ सकता है ना, ये 2π, ये एंगल π/2 हो जाएगा, तो यहाँ π/2 भी है, यहाँ 5π/2 भी आ जाएगा, 2π प्लस π/2, 5π/2 भी आ जाएगा। तो जो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ऐसा नहीं कि वो 0 से 90 के बीच में होता है, वो 2π से 5π/2 के बीच में भी आ सकता है ना। मेरी बात समझ रहे हैं शायद आप, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव आते हैं। ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास हैं और सारे के सारे 6 यहाँ पॉजिटिव आते हैं ना, ऑल पॉजिटिव। ऑल का मतलब ये लिख दिया है ना, ऑल आर पॉजिटिव। जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और साइन का रेसिप्रोकल, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और साइन का रेसिप्रोकल, यानी साइन और कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और tan का रेसिप्रोकल, tan और tan का रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos और cos का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, फोर्थ के अंदर tan और tan का रेसिप्रोकल, क्योंकि अगर tan पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल यानी cot भी पॉजिटिव आएगा, या cos और cos का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है ना। यानी ऐसे याद रख सकते हैं, कई बच्चों ने अलग तरह से याद रखा है, ऐसे यानी ऐसे बोल रहे हैं ASTC, ऐसे बोल रहे हैं AS, अलग अलग तरह से याद कर रखा है आपने ना, जैसे ऐड शुगर टू कॉफी, है ना, ऐसा कुछ बोल रखा है शायद ना, या ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऐसे बोल रखा है। लेकिन किसी बच्चे ने बताया था मुझे एक, तो बेस्ट तरीका था वो, आज से ट्रिग्नोमेट्री चालू, ऐसे किसी बच्चे ने बताया था कि ऐसे याद रखो आप ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं, अच्छा भी है ना, आज से ट्रिग्नोमेट्री चालू, मतलब इसी के बाद हम साइन कोस के साइन वगैरह की वैल्यू की बात कर पाएंगे ना, तो ऐसे उसको याद रख लिया ना। इसका यूज करते फिर मैं समझाने की कोशिश भी करूंगा कि हम ऐसा क्यों बोल सकते हैं भाई यहाँ सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव क्यों होता है, यहाँ सिर्फ tan पॉजिटिव क्यों होता है, यहाँ सिर्फ cos पॉजिटिव क्यों होता है ना, ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। लेकिन पहले इसका यूज कर लेते हैं क्वाड्रेंट का, हम एक दो सवाल कर लेते हैं ना, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो इफ cos थीटा इज इक्वल टू, इफ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, एक सवाल करते हैं, इफ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ and theta is the element of
पाई बाई 2 से पाई, ये ओपन इंटरवल हम समझते हैं, ओपन इंटरवल का मतलब है ना. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ remaining trigonometric ratios of angle theta, and find the value of remaining trigonometric ratios of angle theta. cos theta में हाफ माइनस हाफ दिया हुआ है और थीटा दे रखा है पाई बाई 2 से पाई में, तो हमें थीटा एंगल के रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है ना. थीटा एंगल के रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. तो बस अब साइन निकाल लेते हैं हम. साइन निकालने के बाद जो है वो अगर कॉस और साइन हमारे पास है तो बाकी सबको निकाला जा सकता है ना. तो साइन कैसे निकालेंगे देखो आप है ना, अलग अलग तरह से देखते हैं हम. हमें एंगल के बारे में जानकारी, ये बात इंपॉर्टेंट है ना. हम ये एंगल जो थीटा है ये पाई बाई 2 से बड़ा है ना भाई, यहाँ 0 डिग्री आएगा या 0 रेडियन आएगा. ये पाई बाई 2 एंगल यहाँ आ जाएगा, पाई हम जानते हैं यहाँ आता है, यहाँ आएगा 3 पाई बाई 2 के बराबर. फिर 2 पाई वापस यहाँ आ जाएगा ना, घूम के वापस 2 पाई फिर यहाँ आ जाएगा ना. 4 पाई भी यहाँ आ जाएगा, 2 पाई तो यहाँ आ गए, वापस 2 पाई पे फिर आएंगे, फिर 4 पाई आ जाएगा ना. तो थीटा जो एंगल है पाई बाई 2 से बड़ा है, थीटा एंगल हमारे पास यहाँ है, ये दिया हुआ है और हमें निकालना है साइन. तो साइन निकाल लेते हैं, साइन के बाद फिर दिक्कत ही नहीं आएगी ना. अब साइन कैसे निकालें, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसका इस्तेमाल करके निकाल लो. सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस. अब ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, तो कॉस थीटा कितना है माइनस हाफ, तो माइनस हाफ का होल स्क्वायर कर दो, इसको 1 माइनस 1/4 कर देंगे. देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4. इसको लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर. अब साइन स्क्वायर दो वैल्यू आएंगी, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2. अगर ये इंटरवल नहीं होता हमारे पास तो साइन की दोनों वैल्यू कंसीडर करते हैं हम प्लस √3/2 भी लेंगे और माइनस का √3/2 भी लेंगे, दोनों वैल्यूज को लेते हैं फिर हमें ना. अगर ये इंटरवल के बारे में जानकारी नहीं होती, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, अगर ये जानकारी हमारे पास नहीं होती तो दोनों वैल्यू लेनी पड़ती साइन थीटा की हमें. लेकिन हमारे पास बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है ना, और अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा पॉजिटिव आएगा ना. ले देंगे सिंस थीटा इज द एलिमेंट ऑफ पाई बाई 2 से पाई, थीटा पाई बाई 2 से पाई के अंदर है, इसका साइन थीटा पॉजिटिव होगा, देयरफॉर साइन थीटा इज पॉजिटिव. हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है ना, और अगर साइन पॉजिटिव है तो प्लस साइन कंसीडर करेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2. अब कॉस थीटा हमारे पास था, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके साइन थीटा को कैलकुलेट कर लिया. बस अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, साइन थीटा आ गया हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस √3/2, साइन थीटा आ गया प्लस √3/2. तो यहां से कोसेक निकाल लूंगा मैं, देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3. मुझे निकालना है सेक थीटा, सेक में निकाल लूंगा कॉस का यूज करके, कॉस का रेसिप्रोकल कर दूंगा तो -2 आ जाएगा. अब मैं निकालना चाहता हूं टेन थीटा, तो व्हाट इज टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. साइन थीटा को डिवाइड कर दो कॉस थीटा से, तो साइन थीटा कितना है √3/2 है और कॉस थीटा कितना है -1/2 है, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा -√3 आ जाएगा. और टेन थीटा आने के बाद कॉट थीटा निकालने में टाइम नहीं लगेगा ना. तो सिर्फ साइन थीटा निकालने में मेहनत की बस हमने ना, साइन थीटा को निकालने में मेहनत की, बाकी सब अपने आप निकल गए ना. तो ऐसे इस्तेमाल कर लिया ना. अब देखो जरूरी नहीं है कि हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें, अगर क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी हो तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको, उससे भी निकाल सकते हैं. क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी नहीं हो तो हमेशा ऐसे ही निकाले ना, ऑल पॉसिबल. लेकिन अगर क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी थी तभी तो डिसाइड कर, ये इन्फॉर्मेशन थी तभी तो पता लगाया हम, तभी हम पता लगा पाए कि साइन थीटा पॉजिटिव है. अगर ये नहीं होता तो मुझे साइन थीटा को पॉजिटिव भी लेना पड़ता और साइन थीटा को नेगेटिव भी लेना पड़ता है ना. फिर ये भी पॉजिटिव भी आता और नेगेटिव भी आता, ये भी पॉजिटिव आता और नेगेटिव भी आता, ये पॉजिटिव भी आता और नेगेटिव भी आता, ये पॉजिटिव भी आता और नेगेटिव भी आता. लेकिन ये जानकारी थी, साइन निकाल लिया हमने, कैलकुलेट कर लिया. अब देखो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमें निकालना है साइन थीटा और हमें पता है भाई एंगल हमारे पास इस क्वाड्रेंट में है ना, पता है हमें, जानकारी है हमारे पास. जानकारी नहीं होती तो मैं साइन थीटा के साइन के बारे में कमेंट नहीं कर पाता, लेकिन पता है मुझे यहाँ है ना. और अगर थीटा यहाँ है तो कंफर्म है कि साइन की वैल्यू कुछ भी आए लेकिन आएगा वो पॉजिटिव, प्लस साइन लगा दिया मैंने, प्लस. अब सारी कोई दिक्कत नहीं आ सकती है हमें, अगर साइन सही लगा लिया ना हमने
अब न्यूमेरिकल वैल्यू में कभी गड़बड़ नहीं होगी आपसे, गड़बड़ जब भी होगी साइन से होगी। अब साइन वगैरह सब भूल गए अपन, हमने इस बात का यूज कर लिया, इस बात का यूज कर लिया कि भाई ये है ना, अब हमें सिर्फ साइन की न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए क्योंकि साइन लगा चुका। अब कॉस थीटा मेरे पास है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमने थीटा एंगल का ट्रायंगल बना लिया, एक थीटा एंगल का ट्रायंगल बना लिया ना। व्हाट इज कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम साइन तो लगा चुके हैं, हम पॉजिटिव आएगा ना। बेस अपॉन हाइपोटेनस, व्हाट इज परपेंडिकुलर, √3। हमें इसी एंगल का जिसका हमने कॉस निकाल रखा है उसी का मुझे साइन चाहिए। व्हाट इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2, ये साइन थीटा आ गया। हालांकि डायग्राम गलत है ये ना, क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है। हमने क्योंकि साइन को ध्यान ही नहीं दिया ना, ये नेगेटिव का ध्यान ही नहीं दिया हमने ना। हमने तो हमारा काम चलाना है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है बस हमें। तो ट्रायंगल बना लिया, थीटा एंगल का ट्रायंगल बना लिया। मेरी बात समझ में आ गई। हम ये फॉलो तभी करेंगे जब एंगल के बारे में जानकारी हो, क्वाड्रेंट के बारे में बताओ। सबसे पहले साइन लिख लो आप यहाँ, सबसे पहले साइन। हम जानते हैं कॉस नेगेटिव यहाँ भी हो सकता है, कॉस नेगेटिव। अगर थीटा यहाँ दिया वो होता, अगर थीटा यहाँ दिया वो होता, मान लो कॉस थीटा नेगेटिव है और हमें ये दिया हुआ होता, थीटा इज द एलिमेंट ऑफ पाई से लेकर 3π/2, मान लो ये दिया हुआ होता, भाई कॉस थीटा नेगेटिव है, थीटा से थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ भी कॉस नेगेटिव होता है। अब मुझे साइन निकालना होता तो थीटा यहाँ है, साइन नेगेटिव आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो वापस ही आ जाएगी। इस थीटा एंगल का मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये कितना आ जाएगा √3। और मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, साइन तो लगा चुका मैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा। मेरी बात समझ में आ गई सर आपको, ऐसे कैलकुलेट कर लिया मैंने। तो सबसे पहले साइन लगाओ, अब साइन लगाने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। डायग्राम गलत था, कोई बात नहीं, हमें डायग्राम से मतलब नहीं है, हमारे आंसर से मतलब है हमें, और हमने दिखा दिया, ऐसे कैलकुलेट कर लिया। अब साइन थीटा आने के बाद कोई दिक्कत नहीं, वैसे निकाल लेंगे फटाफट। समझ में आ गया ना, ऐसा निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो डायग्राम से भी निकाल सकते हैं, बार बार डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। मान लो मुझे निकालना है कोसेक, तो निकल ही जाएगा। मान लो मुझे निकालना है tan थीटा, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थीटा यहाँ था हमारे पास, यहाँ tan क्या होता है, नेगेटिव, बस साइन लगा दिया, आप तो वैल्यू यहाँ से निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3 आ जाएगा। बस इससे कोसेक आ गया, यहाँ से कोट आ गया, और यहाँ से सेक आ गया ना। ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं हम। एक और लिखें, एक सवाल और लिखें। और अगर एंगल के बारे में जानकारी नहीं होती तो प्लस साइन भी आता है और माइनस साइन भी आता है ना, दोनों साइन आते हैं। फिर इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5, if sin A is equal to 3/5 and tan B is equal to 1/2 and एंगल A जो है वो पाई से छोटा है लेकिन π/2 से बड़ा है, और एंगल B जो है वो पाई से बड़ा है लेकिन 3π/2 से छोटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 times of tan A minus square root of 5 into sec B। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, 8 into tan A minus √5 into sec B, ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है ना, इस वैल्यू को निकालना है हमें।
आंसर इज -7/2, आंसर इज -7/2, आंसर आ जाएगा -7/2, आंसर इज -7/2। तो निकाल सकते हैं उसको ना, हमें tan यहां से निकाल लेंगे और सेक भी यहां से निकाल लेंगे। एंगल ए के बारे में जानकारी क्या है, एंगल ए कहाँ है, एंगल ए पाई से छोटा है लेकिन पाई/2 से बड़ा है, यानी एंगल ए तो यहाँ है, और एंगल बी क्या है, पाई से बड़ा है लेकिन 3 पाई/2 से छोटा है, तो एंगल बी यहाँ है ना। अब हमें निकालना tan है, तो हम देख रहे हैं एंगल ए कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो tan नेगेटिव आएगा। अब गलती नहीं होगी हमसे ना, क्योंकि पहले हम साइन लगा रहे हैं, वैल्यू बाद में निकाल रहे हैं। फिर हमें निकालेंगे सेक बी, हम सेक बी निकालेंगे। बी कौन से क्वाड्रेंट में है, बी थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, माइनस साइन लगा दिया। अब tan मुझे निकालना है यहाँ से, तो मैं क्या करता हूँ, एंगल ए का ट्रायंगल बना लेता हूँ, एंगल ए का ट्रायंगल बना लिया। अब मुझे एंगल ए से मतलब ही नहीं है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, हमने साइन लगा लिया पहले ना, साइन से, क्योंकि एक्यूट ऑब्ट्यूज से मालूम पड़ेगा भाई साइन क्या आ रहा है, साइन पर। अब साइन ए का ट्रायंगल बना लिया मैंने, एंगल ए का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना आ गया, 4 आ गया। और मुझे क्या चाहिए, tan चाहिए, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 3/4, ये tan आ गया, ठीक है ना। वरना ऐसा नहीं कि मैं पहले cos से निकाल रहा हूँ फिर साइन को cos से डिवाइड कर रहा हूँ ना, और अगर ये क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी नहीं होती तो cos की 2 वैल्यू आती है फिर ना, tan की भी 2 वैल्यू आती है ना। फिर हमें पता, अगर ये क्वाड्रेंट पता नहीं होता, मुझे पता नहीं होता कि एंगल यहाँ है, हो सकता है एंगल, क्योंकि अगर साइन पॉजिटिव है तो एंगल यहाँ भी हो सकता है, और अगर एंगल यहाँ होता तो tan ए पॉजिटिव आता, एंगल यहाँ है तो tan ए नेगेटिव आ गया। मेरी बात समझ आ गई ना। फिर हम 2 वैल्यू लेते प्लस माइनस, लेकिन जानकारी पूरी थी। अब सेक भी निकालना है तो एंगल बी का ट्रायंगल बना लो, अब की बार सेक भी नेगेटिव आएगा, मालूम पड़ी गया, एंगल बी का ट्रायंगल बना लो। और क्या, tan b इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, व्हाट इज हाइपोटेनस, √5, और व्हाट इज tan b, व्हाट इज sec b, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। बस इन दोनों वैल्यू को रख दूंगा मैं, ये तो -3/4 आ गया, और ये आ गया, ऐसा कैलकुलेट कर लूंगा, तो 8 की जगह 8 आएगा, और ये कितना आएगा, -3/4, -3/4, और ये आ जाएगा -√5, और वो आ गया -√5/2, -√5/2। बस इसको मैनिपुलेट कर लूंगा, और मैनिपुलेट करूंगा तो आ जाएगा -7/2, ये आ जाएगा -7/2, ठीक है ना। ऐसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं इसको। एक और लिखें, इफ tan थीटा इज इक्वल टू, एक और लिख लें, इफ tan थीटा इज इक्वल टू, इफ tan थीटा इज इक्वल टू, if tan theta is equal to -3/4, if tan theta is equal to -3/4, -3/4, and theta is not in fourth quadrant, is not in fourth quadrant, then find the value of sin theta minus cot theta अपॉन cosec थीटा। मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा दे रखा है -3/4, थीटा इज नॉट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा इज नॉट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या होगा भाई, tan नेगेटिव कहाँ होता है, tan यहाँ तो tan पॉजिटिव होता है, tan यहाँ भी पॉजिटिव होता है, tan या तो नेगेटिव यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, लेकिन दे रखा है थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, तो थीटा इसका मतलब यहाँ है, और थीटा अगर यहाँ है तो मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। tan से डायरेक्ट कॉट निकल जाएगा, बस साइन निकाल लेता हूँ, बस साइन से कोसेक भी आ जाएगा, बस साइन थीटा निकाल लेता हूँ ना। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे मालूम पड़ गया कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और थीटा अगर सेकंड में है तो साइन थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव। और हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो ऊपर था 3 आ गया, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, 5 आ जाएगा, तो साइन थीटा इज 3/5। और अगर साइन थीटा आ गया तो कॉसेक थीटा तो निकाल ही सकते हैं, फिर अपन 5/3 आ जाएगा ना। और व्हाट इज कॉट थीटा, कॉट थीटा इज -4/3। बस इसको रख दूंगा मैं ना, साइन थीटा को साइन थीटा रख दूंगा, यहाँ रख दूंगा, यहाँ रख दूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा। मेरे हिसाब से 21/25 आ जाता है ना, 21/25 कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं फिर हम ना, होमवर्क लिख लो जो करके लाना है आपको ना। ट्रिग्नोमेट्री में दे रखा है वैसे मैंने पहले भी आपको ना, तो
सीक्वेंस में लिख लो है ना, सीक्वेंस में एक तो MTC2 करना है ना, मैंने दिया था आपको, शायद वो नंबर लिखना भूल गया था मैं ना, मैथ्स दो कलम शायद MTC लिखा था, मैं 1 तो दे चुका था आपको, लेकिन वो MTC2 लिखना भूल गया था मैंने, MTC लिख के रह गया था बस मैंने, तो फिर आपने किया नहीं। आप करते रहा करो ये सवाल है ना, आपको लगता है भाई ये सवाल मैं कर सकता हूँ, तो पूछते ना आप टाइम बचता है, टाइम बचता है, तो सवाल कर लिया करो या करते रहा करो उन सवालों को ना, जरूर नहीं दिया जाए वही किया जाए, अगर आप अपनी मर्जी से करना चाहिए, टॉपिक तो पूरा हो ही गया, अगर जो बचा हुआ है सवाल नहीं दे रखा हूं तो उनका एक एक दो करते रहा करो आप। तो उसमें ये लिखे आप ना, ये मेरा ये डाउन हो गया एक्चुअली, ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई इसकी ना, तो उसमें ये कुछ लिख लो आप जो करके लाना है ना। एक्सरसाइज एक तो MTC2 करना है, सीक्वेंस में लिख रहे हैं पहले हम, सीक्वेंस के अंदर, तो इसमें मेरे हिसाब से एक तो हमें एक्सरसाइज इनका पार्ट 1 पूरा हो गया, पार्ट 2 पूरा हो गया, तो एक तो MTC2 करना है, मैथ्स दो कलम 2 करके लाना है, मैथ्स दो कलम 2, एक्सरसाइज 2 का जो पार्ट 1 है उसमें लास्ट सवाल बचा हुआ है हमारा ना, उसमें करेक्शन है मेरे हिसाब से, लेकिन एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का जो लास्ट सवाल है वो उसमें करेक्शन है ना, मैंने आज करा ना जेई में जो आया हुआ था, उसमें क्या है, वो जेई में जो आया था उसमें k बराबर 1 से लेकर k बराबर 4n लिखा हुआ है ना, जो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें से ऐसा कुछ दे रखा है ना, वो 1 से लेकर 8n लिखा हुआ है ना, 8n, यहां भी 8n लिखा हुआ है ना, मेरे हिसाब से यहाँ इसमें 8n नहीं है ना, यहाँ उसमें n ही आएगा, वो n ही आएगा, बस n आएगा वो लास्ट वाले सिग्मा में। ये एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ सर, 14 की बात, 14 की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 14, ये भी डिस्कस नहीं किया हमने ना, तो यहाँ भी शायद 8n लिखा हुआ है ना, मेरे हिसाब से यहाँ n आएगा उसमें ना, यहाँ n करके देखेंगे अपन ना, उसके बाद निकाले, ये 8n सही है यहाँ पर, यहाँ भी 8n आएगा, और यहाँ पर जो है वो n आ जाएगा ना, n। एक एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है इसमें ना, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा इस हमने को ना, क्वेश्चन नंबर 5, ये कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा इसमें, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 मेरे हिसाब से हम कर चुके हैं ना, और उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 1 से लेकर 10 कर चुके अपने ना, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 पूरा कर लिया हमने आज ना, वो एक सवाल बचा है उसको बाद में करेंगे ना, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में 1 से लेकर 10 कर लिया ना, तो फिर आप जो है वो 10 से लेकर 11 से लेकर 20 तक कर लेंगे ना, 11 से लेकर 20 तक ये करके लाने हैं आपको ना, फिर वो टिक्नोमेट्री में दूंगा मैं बाद में आपको ना, वो पहले भी दिए हुए डिस्कस नहीं किए मैंने, तो ये MTC2 करना है, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 14 करना है, 14 में करेक्शन बताया मैंने आपको ना, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 11 से लेकर 20, 11 से लेकर 20 ये करके लाने हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट सन पे मिलते हैं हम, बैटरी डाउन हो गई क्या, याद नहीं रहता ना नंबर फिर बाद में, कोई बात नहीं है, तो क्या बच्चे हैं, बच्चे ही तो हैं।